कोविड की चिंता से बाजार में लगातार चौथे दिन भारी बिकवाली। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स 1700 और निफ्टी करीब 600 पॉइंट टूटा। मिड और स्मॉल कैप में 5% से ज्यादा की गिरावट। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में ज्यादा की गिरावट, लेकिन फार्मा शेयरों में खरीदारी 1% से ज्यादा निफ्टी का। लैंडमार्क कार्स और एबन होल्डिंग की कमजोर लिस्टिंग। लैंडमार्क कार्स में करीब 7% डिस्काउंट पर खुलने के बाद मुनाफा वसूली हावी। एबन्स भी 18% नीचे। और कोविड पर बैठकों का दौर जारी। कोविड पर बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे खास बैठक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षिता, मेरा साथ आज दे रहे वीरू। और भारतीय बाजारों में एक के बाद एक लोअर लोस पर ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट इस समय अगर आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखेंगे तो डे लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है। 17,851 इस निचले स्तर को छूने के बाद वहां से सिर्फ 9 पॉइंट ही ऊपर इस समय ट्रेड देखने को मिल रहा है। और क्लियरली निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, बिकवाली काफी गहरी है। निफ्टी बैंक भी आप देखिएगा इस समय 41,792 के स्तरों पर। 41,756 आज दिन का निचला स्तर था, तो वहां से ज्यादा दूर हम है नहीं। लेकिन आज निफ्टी बैंक में तो दबाव है ही, लेकिन मिड कैप्स का हाल देखेंगे तो वहां पर स्थिति और भी गंभीर होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में हम यही कह रहे थे कि इन टैंडम चल रहे हैं। जिस दिन निफ्टी में तेजी आ रही थी, मिड कैप्स भी इक्वल उतना ही पार्टिसिपेशन दिखा रहा था, और फिर जब गिरावट हुई उसी रेशियो में गिरावट हो रही थी। लेकिन आज जिस तरह से निफ्टी में बिकवाली देखने को मिली है, उसकी तुलना अगर आप मिड और स्मॉल कैप से करेंगे तो वहां पर स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है। 400 पॉइंट नीचे आपका स्मॉल कैप इंडेक्स। 950 से 1000 अंकों की गिरावट निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में दिखाई है। और कल की तुलना में आज स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें, कल दोपहर में 1:9 के आसपास तक का मार्केट ब्रेथ था, इसी समय 2 सवा 2 बजे के आसपास। लेकिन आज ये 1:14 है, यानी कि अगर 15 शेयरों में ट्रेड हो रहा है, 14 में बिकवाली का ट्रेड, मुश्किल से एक में तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से 11 है जो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। लगातार 3 सत्रों का ये जो पेन है वो आज काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो चुका है। वीरू, आफ्टरनून अब वो लो भी गया 17,845 पर। जी हाँ, वो लो भी गया हर्षता। और एक शब्द का इस्तेमाल मैं इस गिरावट के लिए कर सकता हूँ, इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुन, है ना जी। अब हालांकि देखिए एवरेजेस बचे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मिड कैप, जिस प्रकार से आईटी 500 अंक, जिस प्रकार से निफ्टी बैंक 625 अंक, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड फॉल। कोई अगर आप देखें परिभाषा ही नहीं इस गिरावट की। ऑप्शन सपोर्ट देखिए हम सुबह ही वॉलेट कर चुके थे, चाहे वो 18,000 हो, चाहे वो 42,000 हो। अब हर्षता, अगर मैं जैसे सुबह में कह रहा था कि एक बार ट्रेड को अपने चेक कीजिएगा अगर आपके पास शॉर्ट है तो, और अगर नहीं, मतलब आपने अपने शॉर्ट आपको रखते हैं, तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला, एक फंड अपनाना है, और वो ये है कि प्रीवियस डे के कहीं ना कहीं जो लो है उस पर अपने स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अब हम प्रीवियस डे के लो से भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, बेस टू भी वॉलेट हो चुका है। अब आपको फ्रेश डेटा देखना पड़ेगा, इस वक्त का इस रेंज का डेटा क्या कह रहा है। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, अब आप लेके आइए निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े। अब जहां हम ट्रेड कर रहे हैं 17,848, वहां से कितना डाउनसाइड एज पर दीज स्टैट्स लग रहा है, क्योंकि ये एक नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट यानी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसका कमेंसमेंट है। आपकी स्क्रीन पर पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, और 17,900 पे ह्यूज कॉल राइटिंग, 18,000 पे जो लेवल हम छोड़ के आ गए आज, जोरदार 86 लाख की कॉल राइटिंग, और 18,100 पे करीब 83 लाख की कॉल राइटिंग। हर्षदा, मैं सिंपली आपको एक चीज़ बताऊं, स्क्रीन पे एक आंकड़ा देखिएगा जरा, इट्स 17,800, जहां पे करीब 48 लाख पुट खड़ी हैं। सिंपली आप ये कह सकती हैं कि एक अगला सपोर्ट बहुत माइन्यूट, अगर आप देखें बहुत हल्का सा, वो आता है 17,810 के आसपास। वो क्या है? वो है निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल आपने क्या तोड़ा? 50। और यहां से अगला लेवल देखिए, ऑप्शंस के मुताबिक ये बाजार अभी मतलब बहुत कोई क्लू नहीं दे रहा है,
बट क्योंकि 17,800 की पुट 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो वो आप कम से कम नहीं तो अब 17,810 जो कि अब निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक रीजनेबल आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा, अन्यथा अगर आप देखें तो आपको स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे ख्याल से 17,930 का एक वाजिब स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि 900 की ट्रेजेक्टरी को भी आप वॉयलेट कर चुके हैं। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक 71,700 करीब करीब 80, और मुझे हर्षदा पीएसयू बैंक्स का बिहेवियर देख के लग रहा है कि ज़्यादा अगर आप देखें तो जो टारगेटेड सेलिंग है वो बैंक निफ्टी में आएगी। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें जो है वो 5.5% नीचे हैं। बैंक निफ्टी का एक लॉजिकल सपोर्ट करीब करीब 42,000 पे था, जहां पे पुट राइटर्स भी थे करीब करीब सुबह 12 लाख, जहां पे आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था, लेकिन वो डिसाइसिवली वॉलेट हो गया है। जरा प्लीज कॉल से पुट्स के स्टैट्स लेके आइए, क्या कर रहे हैं इस वक्त। अब बैंक निफ्टी कौन सी चैनल में जाने को तैयार है? अगर आप इस वक्त की कॉल राइटिंग के स्टैट्स देखें, लेके आइए 6 कॉल्स और पुट्स। 41,900 पे 13 लाख, 42,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। याद रखिएगा 32 लाख कॉल बिके हैं आउट ऑफ 34 लैक्स आज ही, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। अगर एक पुट राइटर थोड़ा सा खड़ा हुआ है तो वो है 41,500, जहां पे करीब 16 लाख पुट खड़ी है। लेकिन हर्षदा मुझे लगता है कि अगर आपके पास शॉर्ट है ना, तो चुपचाप अपना एक पॉकेट फ्रेंडली शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जो आता है आपकी स्क्रीन पे करीब करीब वो आता है 41,950 का या फिर 42,000 का। बट ये बाजार ज़्यादा पूर्ण, बैंक निफ्टी हर्षदा मैं बताऊं ज़्यादा पूर्ण लग रहा है कि इसमें सेलिंग ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो 100 डेमा है वो बहुत दूर प्लेस्ड है, 40,800 पे, 41,000 पे। तो पेन निफ्टी बैंक में मेरे को ज़्यादा लगता है इस डेटा के मुताबिक, क्योंकि पुट राइटर नहीं है यहाँ पे। तो वीरू बेसिकली जो सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि शायद एक पुल बैक आएगा, अब वो पुल बैक भी राइट ऑफ हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही? जी हाँ, देखिए हर्षदा ये वीक मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट था, है ना। कॉल राइटर्स थे वहाँ पे, लेकिन पुट राइटर्स भी थे। 42,000 पे पुट राइटिंग थी, 18,000 पे पुट राइटिंग थी, लेकिन आप मल्टी डायमेंशनल सेलिंग का को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी, आईटी भी, बैंक्स भी, सब कुछ तो गिर रहा है सिर्फ फार्मा को छोड़ के। तो आई थिंक हर्षदा यहाँ पे अब एक लॉजिकल बेस तलाशना निफ्टी और निफ्टी बैंक का मुश्किल है। बस 2 चीज़ें याद रखिएगा। इफ़ यू आर शॉर्ट, देखिए बात करते करते आपका निफ्टी ऑलमोस्ट 17,855 की ट्रेजेक्टरी में है, तो एक 17,810 ऑन निफ्टी और करीब करीब 41,500 फर्स्ट इंस्टेंस में बैंक निफ्टी का लेवल लग रहा है कि आ जाएगा। पुट राइटर्स नहीं है, कॉल राइटिंग हैवीली है। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि एफआईएस की तरफ से फुल प्रूफ सेलिंग चल रही है हर्षदा। जी हाँ, एफआईआईएस की तरफ से क्लियरली हमने देखा था वो शॉर्ट्स कैरी कर रहे थे और लगातार नई शॉर्ट की पोजीशंस भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच आपके लिए कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं जिनकी हालत आज पूरी तरह से बिगड़ती हुई दिखाई दी है, और कुछ जो थोड़े से रिजिलियंट है आज के ट्रेड में। तो मंदी वाले ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वही आपको दिखा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, और अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज आज देखिए, और ये सबसे ज्यादा मोमेंटम वाले काउंटर्स थे। हल्की गिरावट पर भी स्टॉक्स में बढ़िया मूव आने लगा था, और आज फिर देखिए 6% नीचे काउंटर और 5% एंटरप्राइजेस। टाटा स्टील 4% गया, तो हिंडाल्को में हमने देखा है 4.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया सीमेंट हो, इंडियाबुल हाउसिंग हो, अमर राजा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अक्रॉस द बोर्ड 6-7% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसी इनफैक्ट लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जहां पर दबाव देखा गया है। कुछ ही काउंटर्स है जहां पर तेजी, और कुछ में फार्मा कंपनियां ज्यादा एक्टिव दिखाई दी हैं। वही इनफैक्ट एक लौता पैक है। डीवीज लैब 1% ऊपर, अब 3620 का हम सुबह में जिक्र कर रहे थे, 3600 के ऊपर गया, फिर ऊपरी लेवल से 3520 पर आ रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया हल्का ऊपर, सिंजीन में कुछ खरीदारी, और टाइटन में एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन मामूली सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल आपके लिए बाजार की पूरी तस्वीर है। आगे कुछ और मिड कैप स्टॉक्स का भी जिक्र करेंगे जिनका पूरी तरह से बेस जो है आप कह सकते हैं हिलता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ हमारे जानकार होंगे जो आपकी मदद करेंगे और समझेंगे कि उनसे क्या ट्रेड होना चाहिए। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स पर हम बात करने वाले हैं आशीष चतुर्मोता, राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, अमित चौहान, कविता जैन से, और ऑफ कोर्स हम रेडार पर रखेंगे 4 का चौका। अमित चौहान बताएंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश सातपुते देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, आशीष चतुर्मोता से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल
से हम समझेंगे। ऑफ कोर्स मार्केट आउटलुक पर आज हम क्वांटम सिक्योरिटीज के नीरज दीवान से भी बात करेंगे। अब एक बात करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वही प्रश्न कुछ देर पहले हर्षदा जब इस स्टूडियो में आगे पूछ रही थी, क्या सिर्फ इस कोविड की चिंताओं में हम ही गिर रहे हैं? अगर आप एक बार ग्लोबल मार्केट्स को देखें, यूएस मार्केट गिरे, लेकिन वो एक शालीनता थी उस गिरावट में भी। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार रेस्ट ऑफ एशिया लेके आइएगा, वहां पे रुझान देखते हैं। क्योंकि अब मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे एक सेकंड थॉट लूंगा। सेकंड थॉट में अब आशीष चतुर्वेदी जी का लूंगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शंघाई कितना नीचे था, करीब करीब अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 1.25%, हैंगसेंग हार्डली 0.5%, और स्ट्रेट टाइम्स अगर आप देखें 0.5%। आशीष, अब दिक्कत की बात मुझे सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है। आप निफ्टी पीएसयू बैंक के गिरने की जो तरीका है उसको देखिए, और दिक्कत यह है आपने 42,000 के पुट राइटर के जोन को तोड़ दिया। थोड़ी सी अगर आप देखें ये सेलिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा अगर आप देखें गंभीर है। और दिक्कत बड़ी दूसरी ये है कि अब एक बड़ा क्रिटिकल एवरेज 100 डे वो बहुत दूर प्लेस्ड है एट 4800। बैंक निफ्टी का नया या फिर जो अगला क्रिटिकल एवरेज है वो प्लेस्ड है। दोनों ही इंडस्ट्रीज में यहाँ से आप कितना डाउन साइड देख रहे हैं और कैसे प्लेस करेंगे आप उसको खेलने के लिए? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए वीरेंद्र, हमने इस वीक की शुरुआत में भी पहले दिन जब शो हुआ था तब एक क्वेश्चन आया था कि क्या टॉपिक हो गया, तब हमने कहा कि थोड़ा सा हम अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो रहा है और वीकनेस दिख रही है। और मेरे हिसाब से ये वीकनेस आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। और ये जो लेवल हमने आज ब्रीच किया है 17,950 का, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जिसको आइडियली बाजार को सपोर्ट लेना था। और क्योंकि अब बाजार उसके भी नीचे फिसल चुका है तो मेरे हिसाब से ये वीकनेस थोड़ी गहरा सकती है। डाउन साइड में हमारा मानना है 17,700 से लेके 17,650 तक की जगह निफ्टी में शॉर्ट टर्म में बनती हुई नजर आ सकती है। बट प्राइस से ज्यादा एक्शन है टेक्सचर का, और वो टेक्सचर अभी कहीं ना कहीं बाजार का डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नजर आ रहा है। और जब तक यहाँ पर कोई क्लियर कंसोलिडेशन होकर रिवर्सल नहीं होता तब तक हमें लगता है स्टे लाइट की ही पोजीशन बाजार में मेंटेन रखनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, एक्सेप्ट आप देखेंगे फार्मा के कुछ नामों को छोड़कर, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सेलिंग काफी इंटेंस है। तो बॉटम फिशिंग करना भी इस समय एडवाइजेबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से एक स्टे लाइट की ही रिकमेंडेशन रहेगी। जहां तक के बैंक निफ्टी का सवाल है तो यहाँ पर पे क्लियर एक ब्रेकडाउन हुआ है जो इसको कहीं ना कहीं 41,300 से 400 की ट्रेजेक्टरी में लेकर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी पोजीशंस को हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा किसी भी नई पोजीशन को ऐड करने के लिए। जी हाँ, तो फर्स्ट इंस्टेंस में डिप टुवर्ड्स 17,810 निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 41,400 500 तक लगता है। देखिए बैंक निफ्टी में जो 5% के मल्टीपल्स होते हैं उनके सपोर्ट्स होते हैं, तो उसी का उल्लेख आशीष करते हुए। आशीष, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस बाजार में? कुछ बाइंग करना चाहेंगे? सेल के कुछ कंटेनर आपके पास हैं तो बताइएगा प्लीज। मैं जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्टे लाइट की ही हमारी एक पोजीशनिंग है, और बहुत कुछ भी मैं अभी रिकमेंड ऐसे एग्रेसिवली नहीं कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कीजिए वीरेंद्र, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम खुद सामने से इंडिकेट करेंगे। बट आज मुझे लगता है थोड़ा सा अभी जब तक कि क्लियर कंसोलिडेशन ना हो जाए तब तक मैं थोड़ा इस बाजार से कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखने की अभी कोशिश रखूंगा। ओके, तो क्लियरली थोड़ा सा सावधान रहे, आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं। गावा साहब, कोई ट्रेड है क्या फिर उस लिहाज से? यस, शॉर्ट साइड है, वो है कनारा बैंक, बहुत वीक है। जो पीएसयू बैंक जैसे टूट रहे हैं, ट्रेड करा है 293 के आसपास कनारा बैंक, मुझे लगता है 280 तक आना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए। स्टॉप होगा 300 का, कनारा बैंक शॉर्ट। बैंक शॉर्ट है आपका? दरअसल यहाँ पे क्रिसमस की तैयारी चल रही है ना, इसलिए चक्कर ये है, मैं एम्फसाइज नहीं कर पाया। बट 293 पे कैनरा बैंक इज अ शॉर्ट कॉल है। ओके, कैनरा बैंक शॉर्ट कॉल है, तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कॉल आने लगी हैं। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार जरा ये कैनरा का जरा एक बार इंटरडे चार्ट रखिएगा, प्लस इसका ओआई बिल्डअप दिखाइए। मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो करीब करीब समझ लीजिएगा कि 5% नीचे खिसक चुका है। जरा आप ओआई बिल्डअप की टेंडेंसी को देखिए। दिसंबर फ्यूचर्स में आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, आप जरा ओपन इंटरेस्ट देखिए। ओपन इंटरेस्ट था करीब करीब 3.82 CR, उसमें ओआई घटा है। मतलब अभी तो ओपन इंटरेस्ट यानी लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं, तब ये हाल है। जब शॉर्टिंग का प्रेशर झेलना पड़ेगा तब क्या होगा आप ही जान सकते हैं। राजेश सतपुते जी, क्लियरली पीएसयू बैंक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग विजिबल है। आपका अप्रोच इस वक्त का और आपका कॉल क्या होगा इस वक्त का, कन्विक्शन कॉल? क्या बैंकों में कोई शॉर्ट है क्या आपका? गुड आफ्टरनून जी। देखिए अप्रोच तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप
एक फार्मा बाजू रखे और बाकी सब काउंटर्स देखे तो जबरदस्त यहाँ पे एक सेलिंग हो रही है। और इन पर्टिकुलरली जैसे आपने बिल्कुल सटीक कहा कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी फाइनेंस यहाँ पे वीकनेस है, तो मेरा भी शॉर्टफॉल ही रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है, वो है मुथूट फाइनेंस में। वीरेंद्र जी, आप मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखिए, ये जो ब्रेकडाउन है, जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ से ज्यादा पेन होगा, प्रोबेबली 80 to 100 रुपीज का पोजिशनल फॉल होगा। सो मुथूट फाइनेंस आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस है 1060 का, और इसका स्विंग का पहला पड़ाव रहेगा 1000 का। अगर आपको ऑप्शन के द्वारा भी करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी अगले वीक है, तो आज हम इन करंट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुथूट फाइनेंस का 1040 यानी इन द मनी का कॉल पुट ऑप्शन 16 रुपए पे है, इसे बाय करें 10 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट सेट करें करीबन 28 का। ओके तो यहाँ पर अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस, और ये हाल तब है जब आप एनबीएफसीज के लिए शायद एक ट्रिगर था गोल्ड प्राइसेस, बट आप 1040 का पुट ऑप्शन लेंगे इस वक्त, और मुथूट फाइनेंस पे आपका सेल कॉल है। वीरू, आज ना बाजार को देखकर मुझे वो गाना याद आ रहा है, वाई दिस कोलावेरी। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि गिरावट क्यों है। 3 दिन में देखिए मिड कैप इंडेक्स करीब 6% लुढ़ का, स्मॉल कैप में 8% तक की गिरावट, और एक्चुअल पेन जो मिड और स्मॉल कैप्स में है ना, वो आज इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और डेटा पॉइंट्स है कि कितना मार्केट कैप दरअसल उड़ा है लाख करोड़ में, 13.5 लाख करोड़। निफ्टी बैंक हो, क्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस गहराती हुई दिखाई दी है। अग्रवाल साहब को जोड़ देंगे। फर्स्ट पर हर्षदा मैं बताऊं, हाँ, बाजार का फियर हमेशा सही होता है, हमारे फियर से या फिर हमारी सोच से बाजार आगे होता है, मैं तो ये मानता हूँ। इसका मतलब ये है कि सोच रहा है कि हमारे यहाँ पे बड़ा झटका लगेगा कोविड वाला। वो तो स्थिति कभी भी नहीं आने की, आई थिंक वो तो स्थिति कभी भी नहीं आने की। अब तो फिर fear क्या है? जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन जो होता है ना, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है मेरे ख्याल से। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन वीरू ऐसा तो नहीं कि पहली बार आ रहा है। आपको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे मॉल में जाइए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, टेम्परेचर चेक होने लगेगा। रैंडम चेक में अगर आप पकड़े गए तो होप कीजिए कि आपका कोई मुझे लगता है एक्सपोजर नहीं है। सबसे बड़ा डर वर्क फ्रॉम होम वाला होता है। हाँ, जो मैं उस दिन पूछ रही थी, क्या पर वर्क फ्रॉम होम आया तो फिर नौबत यही आए ना, फिर लॉकडाउन आ रहा है क्या? वैसी स्थिति इस समय तो आंकड़े नहीं दिखा रहे। पर आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ पैनिक। पर एक चीज है कि हर्षदा, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, वो जो चाइना से आने वाले विजुअल्स है ना, वो तो आपको डराते हैं, इसमें कोई डरा है तो डरा। आप कितने ही डिनायल मोड में रहिए कि बट वो डरावने हैं। तो अब बेसिकली इशू ये भी लास्ट कुछ वेव्स में वी वर वैक्सीनेटेड, ठीक है ना, हम वैक्सीनेटेड थे। अब तो मतलब फिर इसका मतलब ये है हमें डोज की प्रक्रिया फिर तेज करनी पड़ेगी। एक पोल करा दे। हाँ, आपका बूस्टर हो गया? नहीं, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, बूस्टर आप में से किस किस ने ले लिया है? नहीं। नो बूस्टर। गावा साहब बूस्टर डोज ले लिया, 3 डोज ले लिया मैंने। 3 डोज हो गए। आशीष, अब कोशिश करता हूँ चौथा मिल जाए तो ले लूंगा। अग्रवाल साहब? मैं तो भैया वीरू के पीछे चलता हूँ, वीरू ने नहीं लिया तो मैंने भी नहीं लिया। नहीं, वीरू तो अब देखिए यही तो दिक्कत है। नहीं, तो मेरे बूस्टर लिए हुए, फिर मैंने वो अगस्त में लिया था या जुलाई एंड में लिया था। आई डोंट नो अब तक कितना रेलेवेंट होगा। सवाल यही है ना कि फिर क्या वो चौथे राउंड ऑफ डोजेस फिर से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी आलोचना हो रही थी कि क्या हम अपने आप को ओवर एक्सपोज तो नहीं कर रहे हैं बूस्टर लगा के। बट राजेश अग्रवाल जी, आपकी समझ क्या कहती है? व्हाई दिस कोलावेरी इन द मार्केट? इतना गुस्सा क्यों है भाई? बिकवाली क्यों हो रही है? ये गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी ये पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। ये बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई दिस कोलावेरी। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी को भी पता चला होगा, जब से ये गाना धनुष ने गाया है तब से आज तक सबके सामने यही सवाल है कि व्हाई दिस कोलावेरी, और वो आज की डेट में बाजार पे भी लागू है। अगर आप देखें तो पूरे विश्व भर के बाजार में इतनी गिरावट नहीं हो रही है जितनी हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ तो लग रहा है कि चाइना की जगह हमारे यहाँ ही लॉकडाउन हो गया या कोरोना हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, इस तरीके का पैनिक मचा हुआ है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात अगर आप देखो तो कल के जो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े थे, जहां डीआई ने भी खरीदारी की थी, एफआईआई ने भी खरीदारी की थी, तो साहब बेचा किसने था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि कहीं मार हम लोग एग्जैगरेट। एफआईआई वाले में अजंता वाली डील भी थी, बहुत सारी डील्स थी। आप उनकी डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट देखें तो एफआईआई की बहुत 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 नेगेटिव है।
13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडस्ट्री शॉर्ट सारे लॉन्ग ट्रिम कर लिए फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में। तो प्लेसमेंट एफआईएस की बहुत नेगेटिव है। मैं आई थिंक डिफर करूंगा आपसे यहाँ पर, उनकी प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। डेरिवेटिव्स के एरिया में मैं आपसे कभी भी असहमत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी नॉलेज डेरिवेटिव्स में बहुत बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हो सकता है डेरिवेटिव डेटा में आपने ये देखा हो और ये सही लगी हो, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे जो हालात बनते हैं जहां ओवर पैनिक हो जाए, कि लोगों को ऐसे लगे कि दुनिया ही खत्म हो रही है, कुछ नहीं होने वाला है। हमने देखा है स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिन्होंने 30-30, 40-40% का कट दिखा दिया है। इंडेक्स में भले उतना नहीं दिख रहा हो, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे तो 30-30, 40-40% का कट दिख रहा है विदाउट एनी फंडामेंटल चेंज। ऐसी स्थितियां बहुत पॉजिटिव होती हैं लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत से स्टॉक जो वो ऊंचे भाव में ले नहीं पा रहे थे या बार बार ये कह रहे थे कि जब गिरेगा तब लेंगे, तो ये एक तरीका से सेल लगी हुई है। फिर वो इसको आप कोविड सेल कह लो या कुछ भी कह लो, विंटर सेल। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको छोटी अवधि के लिए नहीं लेना है, आपको इंट्राडे के लिए नहीं लेना है, आपको 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं लेना है। आप मन में ये ठान लो कि मुझे कम से कम 3 महीने के लिए यहाँ मार्केट में आना है, तो मैं नहीं समझता कि आपको मौजूदा स्तर से ऊपर के भाव नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि ये पैनिक और गहराए, थोड़ी बहुत और कट दिखे, वो मैं नहीं उससे असहमत हूं, लेकिन मौजूदा स्तर पे आपको अगर आप गर्दन निकाल के कहते हो कि हाँ मुझे अब ये वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं या वैल्यूएशन सस्ते लग रहे हैं और मैं खरीदूंगा, तो आपको 3 महीने में अच्छे रिटर्न बैठेंगे। जी अच्छा अर्षिता, एक लॉजिक और हो सकता है इस पॉल का, वो ये है कि अगर आप देखें ये जो गिरावट थी पूरी, आई मीन अप्रैल मई जून जुलाई से, मतलब जब वॉर के मिड से लेके अब तक, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले इंडेक्सेस में थे। तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो हम शेड कर रहे हैं। आई थिंक एक बड़ा कारण हो सकता है। अब वो नहीं अभी भी स्टिल नहीं ये कोविड वरीज के बीच में, इन कोविड वरीज के बीच में वो एक्स्ट्रा प्रीमियम शेड कर। अभी भी हर्षिता आप देखिए क्या प्राइस डैमेज हुआ है, कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देखिए तो आपका निफ्टी बैंक हार्डली 41,500 तक रिट्रेस हुआ है, तो प्राइस डैमेज हुआ है। लेकिन मैं इनफैक्ट जब परसों देख रहा था, मैं जब वो डेटा देखा था ना, मैंने कहा वजह क्या है यार कि मात्र 5 सेशन में 6 सेशन में एफआईज आप अपने आप को 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव से 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव पे लिया है। तो वो अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो शायद वो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जो था वो थोड़ा शेड हो रहा है यहाँ पे। ये है एग्जैक्टली, अगर देखें वो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए ये मात्र 20 सेशंस में कैसे, बस मैं ये कह रहा हूँ आप वो देखिए, जब लास्ट जुलाई अगस्त में जब प्राइस डैमेज हुआ था तो ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ तक चले जाते हैं, 70, 80 हज़ार, 90 कॉन्ट्रैक्ट तक ये नेगेटिव चले जाते हैं। तो राजेश जी ये तर्क सही लगता है आपको कि जो 6 महीने में हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमांड किया था वो थोड़ा बहुत शेड हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो वो कारण भी है कि हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है और करेक्शन का एक बहाना खोजा जा रहा था, अब वो कोविड एक ट्रिगर हो गया। दूसरे ये भी हो सकता है कि इस वक्त अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स कुछ थे ही नहीं। फिर वो चाहे अपनी आरबीआई की पॉलिसी हो चुकी है, इकोनॉमिक आंकड़े आ चुके हैं, अब लोगों को इंतजार है 10 तारीख को जब इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, उसके बाद रिजल्ट सीजन चालू होगा। इस वक्त लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज देखने के सिवाय और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। और ग्लोबल क्यूज में अगर चाइना की खबरें खराब आ रही है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं भारतीय बाजारों में। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं उनके लिए एक बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है। शायद एक अपॉर्चुनिटी क्लियर है, लेकिन डर तो लगता है जब एक तरफा यहाँ पर बिकवाली। एक्चुअली निवेशकों में वो हिम्मत भी नहीं आता ना, जब इतने क्रैक्स आ जाए तो लगता है कि अब खरीदूंगा, कल और सस्ता मिल जाएगा, फिर फंस जाऊंगा। तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अच्छी खासी खरीदारी करने का आपको फिर से मौका मिल रहा है, इस बस को बिल्कुल ना मिस करें। इस बीच आशीष चतुर्मोता ने कुछ आंकड़े देखकर कुछ रणनीति तैयार की है, बताइए आशीष जी क्या करने का इरादा है? तो हर्षदा, जब इस तरह का अनसर्टन एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे क्लैरिटी ना हो कि डायरेक्शन क्या होगा और आप
पोर्टफोलियोज आपके बने हुए रहते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि इसको हेजिंग करना चाहिए ऐसे समय पे अपने पोर्टफोलियोज को। और ये ट्रेड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये ट्रेड के टर्म्स में नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन के टर्म्स में है। और क्योंकि बाजार ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रीच किया है और इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे ट्रेड करा है, मेरे हिसाब से आपको दिसंबर की 17,800 की पुट लेकर अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि अगर से यहाँ से फर्दर गिरावट आती है तो उसका कुछ हिस्सा आप इस पुट्स के थ्रू अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो 17,800 की पुट जो करीब 92-93 रुपीस पे चल रही है, इसको लेना चाहिए और अपने ये पोर्टफोलियो हेजिंग के तौर पर इसको यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर अगर से 93 की पुट 50 रुपया या 40 रुपया हो जाए, तब आप समझिए कि बाजार शायद एक रिकवरी मोड में आ रहा है, तब अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। बट इसको एक डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए तौर पर यूज करना चाहिए हेजिंग के तौर पर। आप 17,800 की पुट दे रहे हैं और 29 दिसंबर की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, और यही वो एग्जैक्टली अगर आप देखें स्ट्राइक है जो होल्ड करती है निफ्टी का 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब जाते हैं जरा, आप देखिए अगर लॉन्ग्स आप कर रहे हैं और इसमें कोई राय नहीं कि बाजार का फेवरेट जो इस वक्त स्पेस है वो है फार्मा। दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1% ऊपर, सिंजन आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3/4% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथ लैब स्क्रीन पर अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, सिप्ला अगर आप देखें 1/4% ऊपर है। आशीष, अगर फिर भी मुझे याद है 2020 का मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग थे। अभी एक थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं पोजिशनली एक फार्मा अगर होल्ड करना हो, ठीक है, आप किसी खुल के किसी अगर आप देखें ट्रेड की वकालत नहीं कर रहे हैं, बट अभी एक फार्मा अगर लेना हो तो वो कौन सा होगा प्रेफर्ड स्टॉक आपका? जी, देखिए उसमें तो मैं सिप्ला के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत अगर से ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होता है जहां पर पे कोविड के कंसर्न्स बढ़ते हैं तो रेस्पिरेटरी इश्यूज काफी हो सकते हैं, और जिसका क्लियर एक बेनिफिशियरी सिप्ला जैसा स्टॉक होता है, क्योंकि उनकी काफी प्रोडक्ट लाइन उस सेगमेंट में है। तो सिप्ला के साथ मैं जाना चाहूंगा, जिसमें आप देखेंगे लास्ट 3 दिन के वॉल्यूम्स भी काफी सिग्निफिकेंट बने हुए हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक का 1100 के नीचे बन रहा है। तो 1100 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन सिप्ला में होनी चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को जो कि 1200 के आसपास है उसको रिटेस्ट करने की और क्रॉस करने की कोशिश आने वाले हफ्तों में कर सकता है। ओके, तो ये अगर आप देखें आपका सिप्ला नो डाउट अगर आप देखें स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बार की अर्निंग्स थोड़ी बहुत अगर आप देखें फीकी थी, लेकिन लास्ट अर्निंग्स जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। राजेश अग्रवाल जी, आपकी राय क्या है? एक तो फार्मा कंपनियां और स्पेशली अगर आप देखें जो एपीआई प्लेयर्स हैं जिनमें हमने 2022 में 2022 में काफ़ी प्राइस डैमेज देखा है, उनमें से आपको सबसे अच्छे कौन से प्लेयर लग रहे हैं एपीआई, स्पेशली एपीआई प्लेयर्स में से, जिनको आप चेज करना चाहेंगे या फिर रखना चाहेंगे? देखिए, एपीआई प्लेयर्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि डीवीज के साथ ही जाना चाहिए। लीडर है, लार्ज कैप है और थोड़ी सी समस्याएं भी कम है दूसरे के वनिस्पत। लेकिन छोटे प्लेयर्स की बात की जाए तो लॉरस लैब बेटर बैठता है वैल्यूएशन के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से शायद 750-800 के लेवल से अब 350 पौने 400 तक आ गया है, 400 तक आ गया है रेदर। तो यहाँ पर प्राइस डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। कंपनी के अच्छे प्लान्स हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो गया है, तो यहाँ ध्यान दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट की निवेशक की रिस्क एपेटाइट क्या है, लार्ज कैप या स्मॉल कैप की। बट जो स्थिति चल रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, खास करके मेट्रोपोलिस या विजया में, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरे डायग्नोस्टिक एज ए स्पेस में 2022 में जब ये कोविड की चिंताएं थोड़ी कम हो गई थी या खत्म हो गई थी, तो यहाँ पे हमने बहुत डैमेज देखा है। 18 से लेकर 60% तक के आसपास की प्राइस डैमेज इन सारे स्टॉक्स में हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा डैमेज अगर कहा जाए तो मेट्रोपोलिस में हुआ है। बावजूद इसके कि उनके बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंगलोर में उन्होंने नए अधिग्रहण किए थे जिससे उनके बिजनेस और बढ़ते हुए नजर आएंगे, वहां पे ध्यान रखा जा सकता है। इवन विजया डायग्नोस्टिक जिसमें 100 के ऊपर सेंटर्स हैं, मार्जिन्स ठीक ठाक हो रहे थे, और अब जबकि ये दिक्कतें आ रही है और अगर खुदा न खास्ता ये बढ़ जाती है तो इनके बिजनेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। मुझे लगता है ये 2 स्टॉक है जो डायग्नोस्टिक स्पेस से ध्यान देने चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जो आप रेडार पर रखे, और एक्चुअली यही हुआ है कि डायग्नोस्टिक्स के अलावा और कुछ चला ही नहीं आज। अब एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो सुबह में खूब झूमा था,
डीवीज लैब, ये तो आज का सुपर हिट ट्रेड साबित हुआ क्योंकि सुबह प्री मार्केट में आपको सुझाया गया, इनफैक्ट कल दोपहर भी इस पर एक बात राय हुई ली गई थी और उस पर भी एक लॉन्ग कॉल आया था। फिर पहला टारगेट 3560 का हिट हुआ, फिर 3600 पर आया, 3620 की भी जिक्र हुई थी, 3640 आज का डे हाई। राजेश सातपुते, आज का आपका विनिंग ट्रेड था। अब बताइए, अब यहाँ पर रिटर्न्स तो बन गए हैं आज के लिए, आपको क्या हिम्मत है अगले हफ्ते कैरी करने की इस ट्रेड की, या फिर आज के आज जो भी पैसा है उसको स्क्वायर ऑफ करें, रिविजिट कर सकते हैं सोमवार सुबह में? आई थिंक हर्षदा जी यहाँ पे जिस तरह से ऊपर से हल्का हुआ है, प्रोबेबली आपको थोड़ा लोअर लेवल्स मिल सकते हैं 3450 3500 के आसपास अगले हफ्ते। तो मेरे हिसाब से आज का तो हो गया है, पर अगर वैसे भी मुझे लगता है कि फार्मा में अगर आपको एंट्री चाहिए तो अगले हफ्ते भी आराम से मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, एक मुंह तो हो जाए तो मैं एंट्री के लिए वेट करूंगा। प्रोबेबली 3450 3500 ये क्लस्टर होगा, यानी 50 डीएमए के ऊपर मैं इसको फिर से बाय करूंगा। मतलब आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो अच्छा वही आई मीन कोविड वरीज जिन स्टॉक्स को खा रही है उसमें अगर आप देखें, कल हमने पीवीआर का जिक्र किया था, जरा पीवीआर स्क्रीन पे लेके आइए एक एक करके, और कितना प्राइस डैमेज हुआ है यहाँ पे 1724 आपकी स्क्रीन पे पीवीआर एट डे लो, और आप डेल्टा लेके आइए, डेल्टा कॉप आपकी स्क्रीन पे 193.90 और इंडिगो आपकी स्क्रीन पर आई मीन 2 रोज़ 3 रोज़ पहले हार्डली अगर आप देखें, आई मीन 2 रोज़ 3 रोज़ पहले एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे 1977 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष, एक बार जरा डेल्टा का स्ट्रक्चर देखिएगा। डेल्टा का एक बहुत क्रिटिकल बेस है, 22 जुलाई से लेकर अब तक वो करीब 191 के जोन में फ्लोट करता है। बिलो 191 166 का जोन खुल जाएगा। डेल्टा पे आपका टेक? बिल्कुल सही कहा आपने वीरेंद्र, क्योंकि एक तो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है और ये एक इंपॉर्टेंट बेस को ब्रीच करता है 190 के नीचे। अगर से बेस ब्रीच हो जाता है 190 के नीचे का, तो जो डाउन साइड है वो कम से कम 168 170 के जोन में जाती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से एक वीक स्ट्रक्चर है, और आप लॉन्ग है तो 190 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 190 के नीचे जाते ही एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। डेल्टा कॉप 7% नीचे इस समय 193 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली आज गिन चुनकर स्टॉक्स ही हैं जहां पर कुछ ट्रेड बना है, वरना एक तरफा आप देखिए मैं एफएनओ का पूरा पैक देख रही हूँ। इंडिया बुल हाउसिंग 8% नीचे, इंडिया सीमेंट 7.5% नीचे, डेल्टा कॉप जिसका अभी जिक्र कर रहे थे 7% नीचे, आईडीएफसी फर्स्ट, चंबल, अमर राजा, पीएनबी। ये लिस्ट एकदम लंबी है और इसमें तेजी वाले ट्रेड्स गिन के 1 2 3 4 10 होंगे, और वो भी टाइटन एकदम फ्लैट। तो ये है मार्केट का हाल। अब थोड़ा सा आगे की सोचते हैं, अगला साल और उससे अगले साल की बात करते हैं। वैसे भी हम 2023 की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब बात होगी 2024 की, क्योंकि 2024 इंपॉर्टेंट इसीलिए रहेगा मार्केट के लिए, चुनाव वाला साल रहेगा ये, और उससे पहले सीमेंट की डिमांड अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करते, शायद आपको मौके मिले। और उसी लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अब यतिन हमारे साथ है जो बताएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या स्टोरी पक रही है। बताइए। तो देखिए हर्षदा, जहाँ तक कि सीमेंट सेक्टर का सवाल है, जनरली हम लोग प्राइस और कॉस्ट पे अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू सीमेंट सेक्टर में क्या है और जिस पे हमको नज़रें रखनी चाहिए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, उसके 1 साल पहले और 2 साल बाद, यानी ये जो 3 साल का क्लस्टर है, आपको दिखाई पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में और सरकार की इंफ्रा स्पेंडिंग में एक बहुत ज़्यादा इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2024 में जनरल इलेक्शन है, और जो जनरल इलेक्शन है उसके पहले 9 राज्यों के इलेक्शंस हैं। तो एक बड़े इलेक्शन मोड पे अभी इंडिया अगले 6 महीनों में चला जाएगा, जहां राज्य सरकारों के लिए चुनाव होंगे और आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन उसके फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा ये बजट के बाद। तो जनरली सरकार ये ट्राई करती है कि एक मैसिव सॉप या एक मैसिव स्पेंडिंग जो है वो करें, और जिसका एक बेनिफिशियरी जो सीधी तरीके से होता है वो होता है सीमेंट। पिछली अगर आप हिस्ट्री देख लें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि 2014 का जो इलेक्शन था, जहां मोदी साहब सबसे पहले जीत के आए थे, वहां सीमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ चुनाव के पहले वाले साल में लगभग 9 से 10% थी। 2019 का जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन जब हुआ उसके पहले आपको 10 से 15% की सबसे अच्छे में अच्छी सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ दिखी। ऑब्वियसली ये वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, प्राइसिंग पे हम बाद में आएंगे।
और 2024 में जेफरीज ये अनुमान लगाता है कि 9 से 10% की अच्छे बेस पे आपको सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम FY24 की बात करें तो पिछली बारी से इस बारी क्या अलग है, कॉस्ट कर्व जो है सीमेंट कंपनीज का अब नीचे आ रहा है। कोयले के दाम में करेक्शन हुआ है, कोकिंग कोल के दामों में करेक्शन हुआ है, पेट्रोल डीजल यानी क्रूड के जो दाम है वहाँ भी करेक्शन हुआ है। जो ये ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कॉस्ट है जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है सीमेंट के कॉस्ट का, वहाँ आपको गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है, यूटिलाइजेशन बढ़ता है और कॉस्ट गिरता है तो ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज अर्निंग्स में डेल्टा दे सकती हैं। जेफरीज के हिसाब से जो सीमेंट प्राइस हाइक है वो आपको साल दर साल बेसिस पे लगभग 2% दिखनी चाहिए। लार्ज कैप में अल्ट्राटेक, अंबुजा और दालमिया ये इनके प्रेफर्ड पिक्स हैं, और मिड कैप में जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये दो काउंटर्स इनको पसंद है। ओवरऑल बेसिस पे ऑब्वियसली मार्केट करेक्शन मोड पे हैं, सीमेंट स्टॉक्स थोड़े रैली भी हो गए हैं, शायद यहाँ करेक्शन मिले तो खरीदारी के मौके मिलेंगे, ऐसा ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट्स को समझा रही है। क्या बताया? अल्ट्राटेक, अंबुजा और डालमिया भारत लार्ज कैप में, और मिड कैप में जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट। ओके। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई कही है यतिन? कैप गुड्स तो चल ही रहा है, L&T ऑल टाइम हाई पे है, आपको काफी सारे एनसीसी, IRB, बहुत सारी रोड कंपनीज आपको दिखेंगी। बट इसके अंदर क्या होता है वीरू के लो कॉस्ट हाउसिंग पे भी सरकार का फोकस होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लो कॉस्ट हाउसिंग भी आ जाता है, रोड्स भी आ जाते हैं, जो लोकल म्युनिसिपैलिटीज वाटर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नॉट नेसेसरीली आप रोड ही बनाएं। तो इंफ्रा एज अ पैक आपको काफी सारी एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है टिपिकली, बिकॉज ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और क्योंकि आपको चुनाव के पहले प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन करने होते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन भी स्पीडी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा एक पीरियड होता है जब सीमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई दिखाई देती है, जो जनरली पिछले काफी क्वार्टर से ट्रेंड है कि 2-5%, 6% का वॉल्यूम ग्रोथ आपको दिखाई देता है, तो 0 to 5% का बैंड है। लेकिन इलेक्शन आते आते वो शायद 9 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ हो जाए। जैम इनफैक्ट एक बेहद ही शानदार रिपोर्ट है। राजेश जी, आपने यतिन को सुना अभी जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया, और आई थिंक हमारे पास इस पूरी रिपोर्ट पर, आई थिंक इस सोच पे काम करने के लिए लगभग साल भर का वक्त है, बट डिप अभी आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं क्लासीफाई कर दूं, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, फिर एक जाते हैं एक दूसरी क्लास ऑफ कंपनीज में आपका, अगर आप देखें IRB जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे है, NCC हो गया, कैपिटल गुड्स आपका अगर आप देखें L&T ने पूरा का पूरा CY22 का जो सेकेंड हाफ तक डोमिनेट किया, और बाकी अगर आप देखें जो लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनियां हैं रियल एस्टेट की, जैसे कि यतिन ने टिप्पणी करी, अगर आपको हर इस खेमे में से एक दो स्टॉक्स पिक करने हो तो आपकी प्रेफर्ड पिकिंग की लिस्ट क्या होगी? राजेश अग्रवाल जी। देखिए, यतिन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्यों सीमेंट कंपनियों में चाल हो सकती है। उसमें सिर्फ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इस बार का जो बजट है वो मौजूदा सरकार का आखिरी बजट है। उसके बाद जो बजट आएगा वो जो नई सरकार आएगी उसका होगा, और इस बार चूंकि आखिरी बजट है और इलेक्शन के पहले का बजट है, तो हमारा ये मानना है कि सरकार का पुरजोर फोकस रूरल अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो ऐसे स्पेस है जहां पे ज्यादा तवज्जो रह सकती है, और अगर इनमें तवज्जो रहती है तो जाहिर सी बात है कि सीमेंट में अपलिफ्टमेंट आएगा। अब स्टॉक्स चुनना हो तो मैं यतिन के कुछ स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा, जिसमें प्रथम 3 जो अल्ट्राटेक, अंबुजा और आपके डालमिया भारत थे, वो 3 हमारी भी लिस्ट में है। हमने कई बार चैनल पे भी डिस्कस किया है आपके साथ। अगर किसी को थोड़ा कंफर्ट चाहिए हो तो अल्ट्राटेक की जगह ग्रासिम ले सकता है, जो कि अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है, और उसके अलावा उसमें दूसरे बिजनेसेस भी हैं। इसके अलावा मैं एक कंपनी और इसमें जोड़ना चाहूंगा जो बिरला कॉर्प की है, जिसमें लगभग एक्सपेंशन पूरा हो गया है और नंबर्स अच्छे थे, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं लार्सन के साथ जाना चाहूंगा। 3-3.5 ट्रिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है, हर तिमाही में नए ऑर्डर्स जोड़ते जा रहे हैं, नंबर सेटिस्फैक्टरी है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर इंडिया में ग्रोथ स्टोरी हो या इंडियन इकोनॉमी पे किसी को भरोसा हो, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे उम्मीद दिख रही हो, तो लार्सन को छोड़ के ये हो सकता है, तो बेहतर होगा कि हम लार्सन के साथ जाएं। तो L&T ऑफ कोर्स एक बढ़िया प्ले साबित होता हुआ दिखाई देगा। राजेश, साथ में सीमेंट साइड पर कुछ खास आपको लग रहा है जहां पर कुछ बॉटम फिशिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, आज नहीं तो लेकिन आगे मौका मिले तो और लेवल सही दिखे तो खरीदा जाए?
अर्षदा जी, अगर आप मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ करेक्शन थोड़ा आप कह सकते कि अपने अपने सपोर्ट लेवल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें एसीसी का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये करेक्ट हुआ है करीबन 2700 के स्तर से, तो 2700 से जो वन वे फॉल है, नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स 200 डीएमए जो करीबन 2350 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से एक 50-60 रुपए का और एक फॉल आ सकता है एसीसी में, लेकिन वो लेवल ऐसा होगा, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे भी देखें तो दोनों जगह पे लगता है कि ये 2350 को रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरी नजर फिर एसीसी पे रहेगी अगर मुझे पुल बैक ट्रेड करना है तो। एसीसी पर एक नजर आप रखें, इफ एट ऑल एक पुल बैक ट्रेड लेना है। ये तो ही बात सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले की। अब कविता जैन में हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, आफ्टरनून, बताइए ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षा जी। सो मार्केट कंडीशन 2:30 बजे मैं जुड़ी हूँ राइट नाउ। अगर आप देखें तो सेलिंग यहाँ से देना सीम्स टू बी डिफिकल्ट। जो सुबह से काउंटर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, दैट इज टाइटन। मुझे लगता है वहां फर्दर लेग इम्प्रूव होते हुए दिख सकते हैं। 2491 के लेवल्स पर फिलहाल है, जहां लिटिल स्कोप दिखता है कि एक अपसाइड मूव जो है 2510 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। सो आई वुड लाइक टू गो फॉर टाइटन राइट नाउ। 2510 2506 इन लेवल्स के लिए आप इंट्राडे में इसे बेट कर सकते हैं, जहां आप छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2480 का। सो आई वुड लाइक टू गो विद टाइटन राइट नाउ। ओके, आप तो टाइटन के साथ जा रही हैं, लेकिन अगर आप देखें बहुत किसी चीज़ों के साथ जाने के सूरत आज हाल है नहीं, है ना। इसीलिए 4 का चौका नहीं लेंगे। अपनी समझदारी इसी में है। इलॉजिकल ट्रेड्स अगर आप देखें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 17,860 से अगर आप देखें आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, 100 पॉइंट ऊपर की 100 पॉइंट नीचे की, स्टिल प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है और डेटा डाउन साइड का ही है। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग कोई खामखा का आप देखें ट्रेड इस वक्त नहीं लेंगे, थोड़ा मुश्किल है ऑप्शन ट्रेड्स या फिर एक टेक्निकल कॉल निकालना। अच्छा, अब 2-3 स्टॉक्स लेके आइए जहाँ पे वैल्यू एट रिस्क, अगर आप एक लॉन्ग ट्रेडर हैं या फिर अगर आपकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है तो थोड़ा रिस्क रिड्यूस करने की बात करनी चाहिए। आशीष चतुर्मोता जी, मुझे याद है आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल था अदानी पोर्ट्स, बट अब ये स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, वॉलेट कर रहा है। आपकी राय एट 804, और ये बहुत कम होता है। आई मीन अगर आप देखें ये जुलाई 2021 से लेकर अब तक ओनली मतलब सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि इसने 200 डे में तोड़ा हो। आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए जहां जहां अभी लीवरेज बैलेंस शीट है या लीवरेज ग्रुप्स हैं, वहां पर थोड़ा सा अब ये कंसर्न्स को लेकर के जो कोरोना को लेके या ग्लोबल रिस्क को लेके आएंगे, तो वहां सेल ऑफ काफी इंटेंस होगा। यही रिफ्लेक्ट आ रहा है जब देखिए काफी कंपनीज, ग्रुप कंपनीज के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है और वॉल्यूम भी है। तो मेरे हिसाब से ये डिप आपको 770 तक देखने को नजर आएगी। बट अगर से इस पूरे ग्रुप में सबसे अच्छी कंपनी हमें कोई लगती है तो अडानी पोर्ट लगती है, क्योंकि वहां पर पे आप देखेंगे बिजनेस मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना हुआ है। पर फिर भी टेक्निकली अगर से हम देखें तो वीकली चार्ट्स पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक 770 760 तक की डिप आपको दिखा सकता है। तो इस समय पे मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन या लीवरेज पोजीशन है तो उससे निकल जाने में समझदारी होगी और री एंट्री के लिए मौका देखना चाहिए। जहां पे भी बेस बनेगा तब इसको वापस रिकमेंड करेंगे, बट इस समय इस स्टॉक से मुझे लगता है एक एग्जिट की पोजीशन इस समय लेनी चाहिए। आप लोग इतनी नेगेटिव थॉट्स लेकर आए, मुझे लगा थोड़ा सा क्रिसमस चीयर में लेके आ जाऊं। वैसे तो वीरू टोपी पहनने से मना कर रहे हैं क्योंकि बाजार ने पहना दी है टोपी बहुत सारे लोगों को। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अब देखिए, हम जा रहे हैं कल क्रिसमस ईव में और फिर संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा क्रिसमस, और आसपास बड़ी रौनक है। वीरू, आई डोंट नो दिल्ली का क्या सीन है, लेकिन दिल्ली में तो गजब होगा। नहीं, बांद्रा में मैंने एक बार सेलिब्रेट किया हुआ है ना। तो तस्वीरें दिखाइए, वो बांद्रा वाली, वो कोलकाता वाली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोलकाता, ये हम एक्चुअली सोशल मीडिया पर देख रहे थे तो किसी ने फीड डाला है। ये पता नहीं कौन सा इलाका है। राजेश जी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बहुत ही, मैंने सुना है, मेरे दोस्त कैलकाटा के जो हैं उन्होंने बोला बढ़िया क्रिसमस होता है। हालांकि मैंने अभी एक दफा क्रिसमस वहां पर सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन वहां पर अलग ही फील और फ्लेवर होता है। तो कितनी रौनक है कैलकाटा में। मार्केट छोड़िए, बताइए क्या क्या तैयारियां हो रही है वहां पर? बहुत बहुत रौनक है। और ये फीड जो आप दिखा रही हो ये पार्क स्ट्रीट की है और यहाँ लगभग 20 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक यही माहौल रहता है।
इनफैक्ट 25 दिसंबर को तो यहाँ गाड़ियों का आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ पब्लिक रहेगी। और जिस तरीके की क्राउड और जो सेलिब्रेशन रहता है, मैं आपको कहूँगा कि आपको एक बार आकर के यहाँ पर्सनली देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि दुर्गा पूजा के बाद अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तो ये 25 दिसंबर और नए साल का होता है। और आपको बता दूं, यहाँ अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 9% के आसपास ही सिर्फ क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे, लेकिन जो माहौल रहता है उस दिन माने पुलिस जो पर्सनल्स हैं उनकी तो दिक्कत हो जाती है क्राउड कंट्रोल करने के लिए, इतना शानदार माहौल रहता है। यही तो इस देश की खूबी है। कोई भी अगर आप देखें जो पर्व होता है वो उस धर्म से हटके सारे लोग मनाते हैं। एक्चुअली आई कंप्लीटली एग्री। कंप्लीटली एग्री। मैं खुद जाऊंगा अपनी बेटी को चर्च लेके, अगर आप देखें। और सिर्फ क्रिसमस क्या, हर धर्म अगर आप देखें यहाँ खूब अच्छे से मनाया जाता है। अब ये है ना कि कलकत्ता कहाँ कब जाए आदमी, दुर्गा पूजा में भी जाए और क्रिसमस पे भी जाए। लेकिन बैंड्रा की मुझे याद है आज तक, तो 2018 ये फिर से एक ये जो तस्वीर है ये बैंड्रा की तस्वीर है। गावा साहब पहचाना दामियान स्टोर? दिखाई नहीं दे रहा टीवी में, लेकिन मुझे पता है कि बैंड्रा इज वेल लिट क्रिसमस। एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ, 5 बजे सुबह को, और देखता हूँ जब भीड़ नहीं होती। बैंड्रा इज वेल लिट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है। बैंड्रा चर्च में भी गया था एक बार। एक्चुअली बैंड्रा में ना एक्चुअली क्रिसमस के टाइम पे एक रिचुअल होता है, आप कहीं चर्च जाएं नहीं जाएं, लेकिन एक जो फर्नीचर स्टोर है दामियान करके, हाँ, वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन, अलग अलग थीम्स पे सीन बनाते हैं, और ये उसी की तस्वीरें हैं। और ये एक चीज है जहाँ पे बस लोग जाके देखते हैं और क्रिसमस का फील ही आ जाता है। और बीच में ऐसे लगा था लोगों को कि शायद वो ना 1-2 फ्लोर्स अपने बेच रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस हो गया था कि फिर हम हमारा क्रिसमस फील कहाँ से आएगा। लेकिन ये सेटअप है, एक मस्ट डू है। बताइए पुणे में कुछ ऐसा खास चल रहा है क्या राजेश सातपुते? एमजी रोड में तो बड़ी रौनक होगी। डेफिनेटली, देखिए एमजी रोड तो क्रिसमस के लिए फेमस है। मींस हम लोग सब लोग मुझे याद है जितने 15 साल पहले तो मैं पुणे में था, लेकिन अभी फिलहाल मैं लास्ट एक ही साल पुणे आया हूँ। तो लेकिन यस, एमजी रोड बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, मुझे बॉम्बे याद आ रहा था। वो बैंड्रा, वो माउंट मेरी चर्च में हमेशा आता था। तो 15 साल जो बॉम्बे में मैंने एंजॉय किया है क्रिसमस, मैं उसी को मिस कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर आपने पुणे की बात की तो यस डेफिनेटली इस बार मुझे लगता है 15 साल के बाद मैं और मेरी फैमिली हम लोग डेफिनेटली जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पुणे में जो कैंप एरिया है वहाँ पे धूम होती है। बैंड्रा में वो हिल पे जो चर्च है वो कौन सा है? माउंट मैरी। बिल्कुल वो याद आ रहा था मुझे। हाँ। कविता जी, ये सराफा में भी सब लोग क्या लाल टोपी पहन के आज खाना बेचेंगे? नहीं, सराफा में तो डेफिनेटली नहीं ये माहौल होता है। या लेकिन खाना पीने के लिए बहुत भीड़ होने वाली है। बट एमजी रोड लाइक इंदौर में भी है, और एमजी रोड पर काफी सारे मॉल्स हैं। वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन डेकोरेशन स्टार्ट हुआ। इवन ऑफिस के बाहर डीपी ज्वेलर्स का आउटलेट है, वहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन आज ही स्टार्ट हुआ है। आई बिलीव शाम तक निकलूंगी तब तक काफी कुछ रौनक बनती हुई दिखेगी। तो यस, सेलिब्रेशंस का माहौल है और मॉल्स काफी अच्छे से डेकोर हुए हैं इन इंदौर टू। जी अच्छा, मेरे साथ दुविधा ये है, मैं भी केरला गया था, तो वहाँ पे केरला में तो गजब धूम थी, है ना? और लुलु मॉल बोथ इन कोवलम एंड कोची फुल, अगर आप देखें क्रिसमस थीम थी। दिक्कत ये हो गई, मैं मुंबई में हूँ और मैं वहाँ से जो डेकोरेशन का सामान लेके आया था मैं रख के भूल गया, और मेरी बेटी मेरे को रोज फोन कर रही है वो सामान कहाँ है। तो मुझे कल जाके सबसे पहले वो ढूंढना है कि वो सामान कहाँ रखा है। लेकिन केरला में भी हर्षता, यकीन मानिए, फुटबॉल फीवर और क्रिसमस एकदम परवान। अभी तो मुझे लग रहा है क्रिसमस ट्रीज पर थोड़े बहुत मेसी के चेहरे भी लटके दिखाई देंगे केरला में। अब आशीष एंजॉय करेंगे अब केरला में। यस, अच्छा, इस मोड पर हमने एक्चुअली सैंटा फीवर थोड़ा सा दिखाया स्क्रीन पर। मौका है कुछ सैंटा पिक्स भी हो जाए, बहुत दिनों बाद इस तरह के ट्रेड्स की बात करेंगे। और जैसे अग्रवाल साहब आप कह भी रहे थे कि डिप पर फायदा उठाना चाहिए, तो कोई खास ऐसा ट्रेड जो सैंटा रैली आ तो नहीं रही है, हम ही एक तोहफे के तौर पर निवेशकों और दर्शकों के सामने पेश करें? देखिए, सैंटा रैली आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस क्रिसमस से अगले क्रिसमस तक अगर बाजार में कोई सैंटा है, मैंने वैसे तो हमेशा के लिए ही है,
बट साल भर के लिए किसी को निवेश करना हो और बाजार का कोई सेंटा है तो वो रिलायंस है। रिलायंस के साथ जाना चाहिए। तीनों डिवीजन, ऑयल टू केमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, तीनों बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इस बार के नंबर्स भी ठीक ठाक आए थे। थोड़े दबाव में देखा गया था बॉटम लाइन, क्योंकि टैक्स वगैरह के चक्कर थे। अगर रिटेल में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी, करीब करीब 43% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई थी। दूसरे रिटेल चेन्स जहां उनके 700-800 स्टोर होते हैं, रिलायंस हर क्वार्टर में 800 नए स्टोर जोड़ता है। इस वक्त 15 करीब अच्छे खासे स्टोर्स हैं। कई ब्रांड्स का इन्होंने अधिग्रहण किए हैं और जिस तरीके की बढ़त बना रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा वैल्यू हो सकता है। और जब भी आज हो या 6 महीने बाद हो या 2 साल बाद हो, जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, डीमर्जर वगैरह की कुछ भी अनाउंसमेंट आएगी, तो एक बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है। साल भर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 2800-2900 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये सेंटर पिक्स राजेश अग्रवाल की। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से बाय करके कल आप 1% ढूंढने लगे या फिर 2 महीने बाद 2% ढूंढने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में या फिर एक थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू रख के आप एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को। याद रखिएगा, इट्स बाय कॉल ऑन रिलायंस। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। आप किसी भी प्रकार की जब अगर कोई बाइंग करें, चाहे वो लंबी अवधि की हो, छोटी अवधि की हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर अगर आपकी डिलीवरी हो, प्लीज़ अपनी एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित करें। इस बीच निफ्टी पे वही लेवल आ चुका है जो हमने 2 बजे बात की थी। 18 से तो हट गया, 18 तो हट गया। वो 18 की आदत है, मैंने तो सुबह में 19 बोल दिया था। 17,810 एग्जैक्टली। देखिए, आज जब आशीष और मैंने जब बात शुरू की थी ना, तो मैंने पहले यही कहा था, एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी बुरा भी एक हद तक सोचता है। मैंने कहा था आशीष, टेक्निकल पिक्चर सजेस्ट 17,810 आएगा, लेकिन वो आज ही आएगा, इतना बुरा मैं सोच के नहीं आया था। मैं हार्डली सोच के आया था 902 इन वर्स्ट केस, बट मेरे को नहीं मालूम था आई थिंक 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप आज रिविजिट कर लेंगे। आशीष, मैं फिर कमिंग बैक टू दैट, आई मीन सेंटर पिक्स, आपको क्या लगता है, आई मीन अगर आप अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी बाइंग भी कराते हैं और उसी के अगेंस्ट अगर आप देखें और उसी के साथ साथ डेरिवेटिव ट्रेड्स भी लेते हैं, आप उसी स्टॉक्स में कॉल राइटिंग करके थोड़ा बहुत पैसा भी निकालते हैं, एक ऐसा स्टॉक जो कि आप थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहेंगे, यानी 30 नवंबर को जिस स्टॉक के वैल्यूएशन से या फिर लेवल से आप कंफर्टेबल नहीं थे, अब इस डिप के बाद कंफर्टेबल हो, वो कौन सा स्टॉक होगा? आशीष चतुर्वेदी जी। तो देखिए, ऐसे माहौल में भी हमें एल&टी पसंद ही है वीरेंद्र। हम पहले भी इस पर चर्चा की, क्योंकि सबसे मेन बात है कि आप ऑर्डर बुक टू बिल देखिए, 4 टाइम्स की ऑर्डर बुक टू बिल है, 18% YoY ग्रोथ हम ऑर्डर बुक में देख रहे हैं, जबरदस्त मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एल&टी एक बेस्ट प्लेस्ड स्टॉक है पूरे केपेक्स थीम को प्ले करने का। और हम जब देख रहे हैं कि जो जीडीपी का 13% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, इसको इवेंचुअली कहीं ना कहीं एक टारगेट है 25% तक लेके जाने का, तो वो टास्क जो है बिना एल&टी के नहीं होगा। और ये जो डिप आई है एल&टी में ऑलमोस्ट 2200 से 2060 या 50 के लेवल की, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो एल&टी हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा, जिसको हम 1 साल, 6 महीना, 9 महीना सभी व्यू से ले सकते हैं। और मेरा मानना है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इस स्टॉक में 1950 की ट्रेजेक्टरी में। आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी का रिकमेंडेशन किया। आप चाहे तो कवर्ड कॉल राइटिंग की स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली एल&टी पे कर सकते हैं, जहां स्टॉक को लीजिए और ऊपर की 5-7%, 8% के ऊपर की प्रीमियम की कॉल्स को राइट करके इस पोजीशन को कैरी करते रहे। मेरे हिसाब से एल&टी एक बढ़िया पिक आने वाले समय के हिसाब से मुझे नजर आती है। याद रखिएगा, कवर्ड कॉल। इस विषय पे हम तब काम करेंगे, किस दिन आपको डिटेल में रणनीति समझाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी स्टॉक की एक बहुत हैंडसम डिलीवरी रखते हैं अपने पास, तो उस स्टॉक में ही अगर आप देखें हर महीने कॉल बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर कविता जी, अभी अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने स्टैगर्ड वे में क्या दिलवाना शुरू किया है? मतलब प्रश्न यही है, मतलब सेंटर का आज उपलक्ष्य तो पूछना बनता है कि मतलब 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को जब अपना बाजार टॉप क्रिएट कर रहा था एट 19,800, जिस चीज़ पर आप उस वक्त कंफर्टेबल नहीं थे, अब कंफर्टेबल हैं, और यहाँ से कुछ डाउनसाइड के साथ अगर वो स्टॉक और मिलता है नीचे तो आप लोग और खुश होंगे, वो कौन सा स्टॉक होगा? सो वीरेंद्र जी, एज लाइक अभी आशीष जी ने एल&टी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इन द सेम वे अगर हम F&O और इधर लार्ज पैक में देखें, तो मुझे लगता है डिफेंस से BEL ये काउंटर होगा, जहां हम डिप्स पर डेफिनेटली बाय करना चाहेंगे। 85 के लेवल्स के आसपास अगर ये काउंटर आता है
वहां तक डिक्लाइन अप टू दैट एक स्ट्रेटजी रखना चाहिए। सो BEL फ्रॉम द डिफेंस एक काउंटर होगा जिसमें बाइंग रिकमेंड की जा सकती है ऑन डिप्स। वेरेज अगर साल भर के पर्सपेक्टिव से हम देखें और सांता पिक की अगर बात करें तो कैश से एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है, जहां आप अभी अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, बजट पर्सपेक्टिव को भी अगर ध्यान में रखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में कंपनी है दैट इज PNC इंफ्रा, दैट इज लुकिंग गुड। PNC इंफ्रा टेक्निकली हाई से करीबन 38% नीचे की तरफ अभी ट्रेड कर रहा है और अपने पिछले इम्पल्स मूव को अगर देखें तो 50% रिट्रेसमेंट पर काम करते हुए दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स बढ़ते हुए दिखी है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और पिछले 5 साल का अगर हम CAGR नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें वो भी काफी साउंड है, 38% के आसपास। आई बिलीव PNC इंफ्रा में स्टैगर्ड मैनर में बाइंग की जा सकती है, 269 के लेवल्स पर फिलहाल है। सो डिक्लाइन अप टू 220 यहाँ पर आप बाइंग इमर्ज करें, मुझे लगता है 315-320 तक के लेवल्स के लिए PNC इंफ्रा कैन बी द काउंटर एज लाइक बजट पिक 2 एंड द सांता पिक 2। मुझे लगता है यहाँ एक बाइंग इमर्ज करनी चाहिए। नाइस, आई थिंक आपका काफ़ी बढ़ा हुआ स्टॉक लग रहा है कविता जी। हो सके तो जब ये आई थिंक आपकी छोटी सी प्रेजेंटेशन चंक अगर ट्विटर पे जाए तो अगर आपका सेल्स नोट किसी स्टॉक पे अगर हो तो ज़रूर उसको एक बार टैग कर दीजिएगा इसमें। अच्छी कमेंट्स थे आपके यहाँ पे, बजट प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बार बार बीच में अगर आप देखें थोड़े से बाजार का जिक्र भी कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 41,762 पे, 650 अंक नीचे। बैंक निफ्टी करीब ये निफ्टी IT करीब 28,311 पे। तो डे लो की ट्रैजेक्टरी में अभी भी घूम रहे हैं। अभी हमने आशीष से बात की, कविता जी से बात की, राजेश अग्रवाल जी से बात करी। राजेश सतपुत इनफैक्ट हमारे साथ मेरे ख्याल से समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समित, अभी इस वक्त हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, विषय है सांता पिक्स। आपकी राय समित, आप लोग, मेरा मतलब मैं यही लॉजिक बढ़ा रहा हूँ कि 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को जिस प्राइस पे आप कंफर्टेबल नहीं थे जिस स्टॉक पे, अब इस रिट्रेसमेंट के बाद, गिरावट के बाद जो चीज़ आपको रीजनेबल लग रही है वो क्या है जिसको आप लेना चाहेंगे? देखिए आशीष, अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्शन मार्केट पे यहाँ से हायर लेवल्स के अगर हम 19,000 या उसके बियॉन्ड के लेवल्स एक्सपेक्ट करें तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस होना इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक NBFC में अगर हम देखें तो वेल्थ क्रिएटर रहा है बजाज फाइनेंस, जो बजाज ट्विंस के हम से मानते हैं, जो उसमें बजाज फाइनेंस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक डिसेंट करेक्शन लगभग हम देखें तो जो रिसेंट हाई बना है वहाँ से इसने लगभग 12 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। प्रीवियस रैली का 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया है। और अभी अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से हमें डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है। अगर यहाँ से थोड़ा और मार्केट में अगर करेक्शन भी आता है इनफैक्ट, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर 60 to 100 तक भी लेवल्स आते हैं तो बजाज फाइनेंस में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल होगा। और जब भी मार्केट यूटर्न यहाँ से करेंगे तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक में जो परफॉर्मेंस है आना स्टार्ट होगा। इसलिए हम बजाज फाइनेंस करंट लेवल पे या थोड़ा एक डिप 2-2.5% का अगर डिप भी आता तो वहां पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखना चाहेंगे क्योंकि ये जो व्यू है वो निगेटिव होगा, इसलिए 5850 के स्टॉप लॉस से हम इसमें लॉन्ग करने की सलाह देंगे। और जो टारगेट है, जब भी ये रिकवरी आएगी, एक अच्छे क्लस्टर से रिकवरी आएगी, फिर ये स्टॉक जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू रखेगा और फिर 7,000 और 7,000 बियॉन्ड के लेवल्स ये स्टॉक में इंटैक्ट रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बजाज फाइनेंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बार फिर 7,700 तक की लेवल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बस अब ऐसा कोई ट्रेड जो आप लॉन्ग टर्म में शायद इस समय अक्यूमुलेट करना शुरू करें जो सांता पिक के तौर पर माना जा सकता है? जी हाँ, मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो है HDFC बैंक, लेकिन गिरावट हो तब। अब ट्रेड करा है 1599, उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अराउंड 1550 के आसपास है। तो ये जोन है 1550, 1500, इस जोन पर बाई जोन है, बट होल्ड फॉर 1 ईयर HDFC बैंक। ओके, तो HDFC बैंक में एक मौका। सातपति साहब, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए वैसे नजर तो है फार्मा पे और प्योर ट्रेडिंग मेंटालिटी से ही मैं सोचूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ तो आप खुद तो देख ही रहे हो कि सिप्ला में स्ट्रेंथ है, जाइडस में स्ट्रेंथ है, लेकिन एक काउंटर और एक है जो मैंने और वीरेन ने परसों के दिन डिस्कस किया था, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा परसों के दिन जबरदस्त चला और उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये करेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है 425 ये इसका 200 DM है, इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको इस करेक्शन को प्ले करना है तो डिफेंसिव प्ले होगा फार्मा,
तो उसमें से ग्लेनमार्क पे नजर रखे। तो मैं अगर कुछ लेना है, एक्यूमुलेट करना है, देन आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट ग्लेनमार्क विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 410। मेरा जो टारगेट है ग्लेनमार्क का वो रहेगा करीबन 480 से लेके 500 का। ग्लेनमार्क आपके स्क्रीन पर आप देखें, ये आपकी प्रेफर्ड कॉल होगी और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 431 पे ट्रेड करता हुआ पोजिशनल बाय है। बस एक बार जरा लेवल्स देख लेते हैं स्क्रीन के इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें हम एक थोड़ी सी फिर से अगर आप देखें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट पे आउटलुक के बारे में चर्चा में बढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 17,818 निफ्टी डे लो की ट्रैजेक्टरी में। नीरज दीवान जी आज हमारे साथ हमारे इस खास मतलब चर्चा में आउटलुक 2023 में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। क्वांटम सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर नीरज जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मूड फेस्टिवल्स का है, तैयारी क्रिसमस की हो रही है, लेकिन डरा कोविड ने रखा है। मतलब 2023 में जाते जाते आई थिंक कोविड फियर्स फिर स्ट्राइक करते हुए इससे आई थिंक एक डाउन साइड खुल गया बाजार में, स्पेशली अगर आप देखिए इंडियन मार्केट्स इससे थोड़े से अगर आप देखिए घबराए हुए लग रहे हैं। 2023 के लिए आपका आउटलुक सर, और जो भी आउटलुक था उस पर इस कोविड फियर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी राय? नमस्कार जी। आई थिंक जिस तरह के कोविड फेयर मार्केट में दोबारा आ रहे हैं, हमने करेक्शन जो देखी है, फिर वही देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई बहुत जोरों से होती है जब भी करेक्शन आती है। अगर आप उसको लार्ज कैप से कंपेयर करें तो आई थिंक अभी बिकॉज अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इतना अच्छा आउटलुक नहीं दिख रहा है। एक तो कोविड फेयर तो आए गए हैं, उसके अलावा जो यूएस का इंटरेस्ट रेट है उसके और रिसेशन का वो भी एक खतरा सामने लग ही रहा कि अभी है। तो उसको देखते हुए अगर यहाँ पे जो नजरिया था कि एक मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी आ रही थी कि थोड़ी बरकरार रह सकती है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं अब चेंज होती दिख रही है। अब मेरा मानना ये है कि अगर इस फॉल में किसी को क्यूमुलेट भी करना है तो लार्ज कैप स्ट्रॉन्गर कंपनीज को ही क्यूमुलेट करे, बिकॉज इतनी गिरावट के बाद जब भी मार्केट घूमेगी आई थिंक पहले वहीं तेजी आती है, बाद में स्मॉल कैप मिड कैप में तो मौका मिलता रहता है दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक वही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। थीम्स आई थिंक जो पहले थी वही कंटिन्यू हो सकती हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक जो ग्रोथ है वो अभी तक बरकरार है, वहाँ कुछ अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है सच। आई थिंक उसको देखते हुए हमको अपना पुरानी थीम्स में लार्ज कैप स्ट्रॉन्गर कंपनीज में ही अपनी नजर रखनी चाहिए। नीरज जी, जब आप कहते हैं लार्ज कैप स्ट्रॉन्गर, चलिए इस शब्द को या फिर इस टर्म को थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लार्ज कैप स्ट्रॉन्गर, हमने देखा कि 2022 के इस रनअप में सारे बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल गुड्स ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत हैंडसमली आप देखें कैपिटल गुड्स ने कंट्रीब्यूट किया। बट क्या इन कोविड फियर्स के बीच में आप फार्मा लार्ज कैप्स को भी या फिर सेम आउटलुक आईटी लार्ज कैप्स पे भी रखेंगे? आईटी लार्ज कैप्स में बहुत सिवियर प्राइस डैमेज हुआ लास्ट 6 महीने में, लास्ट 10 दिन में CY22 के, और फार्मा तो दिक्कत में था ही। बट इन कोविड फियर्स के बीच में आप फार्मा लार्ज कैप्स पे क्या व्यू रखेंगे और आईटी पे, वो दो स्पेस जो सबसे ज्यादा पेनफुल दौर से गुजरे CY22 में? एक्चुअली पहले फार्मा लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे अभी जिस तरह के आपको कोविड का जो देखने जो सुनने को मिल रहा है वो कहीं भी ऐसा कोई सिवियर, हाँ ये वायरलेंट जरूर है, काफी फैलने वाला हो सकता है, बट वैसे हॉस्पिटलाइजेशन या वैसे सिवियर होगा नहीं होगा उसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है। आई थिंक उसको देखते हुए बहुत जैसे डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं या फार्मा लार्ज कैप्स हैं जो अभी भी रिच वैल्यूएशन में है, उसके आई थिंक उसको चेंज नहीं करना चाहिए। फार्मा लार्ज कैप में डीवीज लैब जैसी कंपनीज हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट 1-2 क्वार्टर से थोड़ा कोविड से चेंज करके अपने जो ट्रेडिशनल उनके ड्रग्स थे उसके अंदर लेके आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ला रहे हैं। तो ऐसी कंपनी वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ जो उनकी पुरानी देखते हुए अभी भी आई थिंक इसको फिर भी क्यूमुलेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो फोर्टिस हॉस्पिटल जैसी कंपनीज है, तो जहां भी इन्वेस्टमेंट करें वो कोविड के हिसाब से ना करें, इस हिसाब से करें कि लॉन्ग टर्म अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है कंपनी का, वैल्यूएशन फिर भी ठीक है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से इस सेक्टर में डीवी लैब या फोर्टिस हेल्थ केयर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी कंपनीज में मेरी नजर है इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्गर टर्म के लिए। जहाँ पे आईटी का सवाल है, आई थिंक आईटी अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड फेयर जो सामने आ रहा है, आई थिंक डिफेंसिव बेट हो सकता है वहां पे। यहाँ पे एकदम इमीडिएट जो डाउनसाइड आ रही थी बिकॉज ऑफ यूएस रिसेशन फेयर,
आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ी रुक सकता है वहां पे, और उसका थोड़ा डिफेंसिव बेट उसको मान सकते हैं। और उसमें भी अगर आप इन्फोसिस जैसी कंपनी देखें, टीसीएस जैसी कंपनी देखें, तो इन्फोसिस 1400 से भी नीचे आ गया था पीछे करेक्शन में, अभी वो 1500 के आसपास है, तो अभी वो मिड पॉइंट में है वहां पर, तो अट्रैक्टिव हो सकता है अगर थोड़ा और करेक्शन यहाँ से आए। अदरवाइज एक डिफेंसिव बेट जरूर रह सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म, बट मीडियम टर्म में फिर अगर ये एक बार कोविड का जो इतना पैनिक हो रहा है ये खत्म होता है, तो फिर दोबारा वो यूएस रिसेशन की वजह से वहां पे थोड़ी एक प्रेशर रह सकता है उस सेक्टर के अंदर, तो उसको डिफेंसिव मान सकते हैं, पर आई थिंक वो आउट परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए थोड़े समय के लिए आगे तक। इस बीच हमारे साथ एक और दीवान साहब जुड़ रहे हैं, प्रकाश दीवान। तो वीरू बेसिकली ऑफ एयर कह रहे थे ये दीवाने खास हो गया। यस, दीवाने खास मतलब प्राइवेट ऑडियंस के लिए एक प्राइवेट चैम्बर है ना एक्चुअली। प्रकाश, आफ्टरनून, इट्स क्वाइट क्रेजी, इतनी भारी गिरावट। और वीरू और मैं यही बात कर रहे थे कि इतने पैनिक की क्या जरूरत है। या तो पहले करेक्शन जो दूसरे मार्केट्स के साथ हम नहीं करेक्ट हो रहे थे उस पर मार्केट रिएक्ट करने लगा है, या फिर कोविड में वाकई में कुछ ऐसा है जो मार्केट को पता है और हम सब नहीं जानते। इतना पैनिक क्यों? So Harshada, thank you for having me on the show. और नीरज को सुन के बड़ा पसंद आया मुझे कि दीवान सदने वाले लोग भी इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं। So you know, I think मार्केट को एक एक्सक्यूज की जरूरत थी। ओवरबॉट पोजीशन में काफी समय से था, और जैसे आपने कहा ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में हम लोग कई ऊपर थे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोविड ने ये चीज याद करा दी हमको कि हम लोग भी वनरेबल हैं, हम लोग भी एक कोई गिरावट आएगी या कुछ थोड़ी बहुत शेकआउट आएगी तो उसमें मार हमको भी पड़ सकती है। तो वो चीज को देखते हुए पैनिक जो आई है, वो कोविड तो आया नहीं, लेकिन मतलब हिंदुस्तान में तो कोविड नहीं आया पर मार्केट में जरूर आ गया। तो ये जो फियर ऑफ कोविड है दैट इज फार मोर आई थिंक डैमेजिंग देन द कोविड इटसेल्फ आई गेस। और सेकंड चीज ये है चला कि ईयर एंड होने की वजह से आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहती, डेप्थ नहीं रहती, खास करके छोटे मझोले शेयर्स जो होते हैं। तो उसमें अगर आपको निकलना पड़े, एग्जिट मांगनी पड़े या ढूंढनी पड़े तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस लिहाज से जो लोग को निकलना है, जिन्होंने मन बना लिया है कि भाई हमको कोई रिस्क नहीं लेना है, हम प्रॉफिट में बैठे हैं, उसको तो एटलीस्ट घर लिया जाए, मुनाफा बांधा जाए, वो लोग की सेलिंग आई। और फिर उसके बाद हम मार्जिन कॉल्स आने लगेंगे, हम एल्गो ट्रेड्स देखने लगेंगे। सो जो शुरुआत हुई है उसको फिर कहीं ना कहीं उसके एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं। अब ये कब तक चलती है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अच्छी चीजें लेने के मौके तो बनेंगे ही आपको, क्योंकि और चीजें अच्छी चीजें सस्ती हो गई, उनका बिजनेस शायद इतनी आज बिजनेस पे ना आए जितना प्राइस इंपैक्ट हमको दिख रहा है। जी, और ये गिरावट आपकी स्क्रीन पे राइट नाउ ये अपडेट है कि एट 17,792 आपने 810 के जोन को भी वॉलेट कर दिया। दैट मीन्स निफ्टी इस वक्त अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। और ये एंटायर अगर आप देखें जो डेवलपमेंट है 17 अक्टूबर के बाद, नहीं 17 अक्टूबर नहीं, यस 13 अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार निफ्टी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। दरअसल ये अपडेट इसलिए देते हैं, कहते हैं ना, 20 डे में तो 50 टूटा तो 100 आ चुका है, एंड वी आर नाउ वेल बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक ब्रेक का वक्त है अभी छोटा सा, और जब एक छोटा सा ब्रेक कमर्शियल लेके आएंगे तो बात करेंगे प्रकाश सर से एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये कोविड फियर्स है, बिल्कुल कोविड फियर्स है, ये जो गिरावट का तरीका है, तहजीब है, एग्जैक्टली वैसी है। तो ऐसे में आपको कैसे अपने आप को पोजिशन करना चाहिए, दीवाने खास लेके लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डे में आप सभी का स्वागत है। दीवाने खास यानी खास चर्चा हो रही है प्रकाश दीवान जी के साथ और नीरज दीवान जी के साथ, और इस चर्चा में जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच क्योंकि निफ्टी डे लो पर है, और अभी कुछ देर पहले जो आशीष ने एक व्यू शेयर किया था कि जस्ट थोड़ा हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से एक पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशन देने के लिए 17,800 की पुट पर फोकस कीजिएगा। 29 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की आप देखें तो आपको पुट लेनी थी 17,800 की, और वो अब इस वक्त करीब 114 पे ट्रेड कर रही है। होल्ड दिस। ऐसा नहीं कि अगर आप देखें जिस प्रोस्पेक्टिव से इसको लिया गया था वो एक ट्रेड, एक प्रॉफिट लेने का प्रोस्पेक्टिव था, नहीं। आई थिंक आशीष मैं आऊँगा आपके पास, जरा प्रकाश जी से एक बार थोड़ी सी बात कर लें। प्रकाश दीवान जी, अब आई थिंक ये सुबह तक की गिरावट, कोविड वाली फियर वाली गिरावट नज़र नहीं आ रही थी, बट अब करीब 350 साढ़े 300 पॉइंट नीचे है, तो थोड़ा बहुत अगर आप देखें आपको याद आ रही है उसी प्रकार की गिरावट की। उस वक्त आपने क्लाइंट्स को या फिर आप लोगों ने क्या राय दी थी, कैसे पोजीशन करना चाहिए, किस एग्रेसिव स्टॉक से बाहर निकल जाएं,
फार्मा की तरफ कैसे जाएं, या फिर थोड़ा जो पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना चाहिए वो किस प्रकार का होगा? स्पेशली मेरा प्रश्न ये होगा, क्या अवॉइड करें अभी कुछ दिनों के लिए इन फियर्स के बीच में, और फार्मा में किस चीज़ पे आप थोड़े बाइंग के इच्छुक हैं इस वक्त? तो वीरू, टू बी ऑनेस्ट, ये सिचुएशन और 2020 की सिचुएशन, जब कोविड का जो आगमन हुआ, जब अंदेशा लगना शुरू हुआ, तब इतना एहसास नहीं था कि कोविड का असर क्या होगा। इस बार हम लोग वी आर वाइजर बाय दैट एक्सपीरियंस कि भाई कोविड अगर आता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके लिए चैलेंज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल लाने के लिए सरकार को किस टाइप के कदम उठाने पड़ते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे जो लग रहा है, कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत मार पड़ेगा, खास करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे बिल्कुल मार पड़ेगा। तो वापस आपकी ऑटो साइड में देखिए तो स्लो डाउन के इम्पैक्ट हो सकता है, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में खास करके जो पर्सनल लोन वाली साइड है वहां पे होगा। सो ये सब पॉकेट्स हैं। और जो चाइना को लेके जो चिंता बन रही है कि डिसरप्शन वहां से सप्लाई में आ सकता है, कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, तो काफी चीजों की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उस लिहाज से आपके पास केमिकल्स में अच्छी खासी दबाव की वो एक अपेक्षा में रख रहा हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल कईयों के लिए चाइना से जनरेट होता है और फाइनली एक्सपोर्ट यूरोप होता है। वहां भी आपको अगर कंट्रोल्स इस टाइप के आए या डिमांड कॉन्ट्रैक्शन दिखा तो वहां भी असर पड़ेगा। सो ये सब चीजें देखते हुए कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे, और ऑफकोर्स हाँ, जो ओवरबॉट चीजें थी या जो पी मल्टीपल्स जिसमें हाई थे, वहां पे तो डेफिनेटली गिरावट आनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच सेक्टर कंपनी कहाँ की है। और हम मार्केट में करना आपको क्या है कि जो साउंड बिजनेसेस हैं, जो कोविड को पहले भी झेल चुके हैं और आगे भी झेल के ग्रो कर पाएंगे, वैसे बिजनेसेस आपको लेने हैं। कुछ देर हो सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको वेट करना पड़े फॉर दिस रफ वेदर टू गो, कि भाई ये गिरावट आएगी, बॉटमिंग आउट होगी। उसको बॉटम को तो हम जानते नहीं कहाँ है, बट उस फेज में आपकी कंपनी जिसमें आपने निवेश किया है, उसका कारोबार अगर ठोस है, ग्रोथ है, उसमें थोड़ी बहुत नरम भी पड़ जाती है, तो आप उसको लेके बैठ सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन बिजनेसेस में जो आप अच्छी तरह समझते हैं और जिसमें आपको लगता है कि आगे चल के ईपीएस ग्रोथ में कोई आंच नहीं आएगी। सो आई थिंक इट्स वेरी बॉटम ऑफ स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, नॉट एक सेक्टर में कुछ इस टाइप का आएगा। बट केमिकल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इन सब चीजों में से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। नीरज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपको भी क्या लग रहा है, ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले ट्रेड से दूर रहें अपने आप को? अब ये तो एक चीज होगी, आप बॉटम फिशिंग करना शुरू करें, जो आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वहां पर आप अगर पहले पोजीशन नहीं बना पा रहे थे, अब बढ़ाना शुरू करें। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अपने आप को हेज कैसे करें? दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ टू नॉट लूज मोर मनी। बेसिकली अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आई थिंक उस पर अगर आप थोड़ा सा स्टॉक्स अपने चेंज कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर कंपनीज की तरफ। और अगर आप कैश पे बैठे हैं तो थोड़ा स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट करें। अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी करना है, फाइनेंशियल भी सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप पहले नहीं कर पाए, अच्छी वहाँ पे मूवमेंट आई है, तो वहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे ध्यान दें। डिफेंस का इतना ज्यादा, डिफेंस स्टॉक में इतनी ज्यादा मूवमेंट आई, वहाँ पे काफी लोग उसमें नहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, अपना नई इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वहां पे भी डिफेंस पे अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पे आप इस गिरावट में एक स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी को ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे बॉटम होगा, कहाँ से मार्केट घूमेगी। एक बॉटम हमेशा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट उसके दौरान जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, डिफेंस जैसे मैंने नाम लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड स्पेस है, इन सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। अगर आप 1 साल की बात करें तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और वहां की अच्छी बड़ी कंपनीज है वहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक स्टैगर्ड तरीके। सर एक बात पूछूं आपसे, मैं पिछले लगभग 15 मिनट से आपके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आपका समझाएंगे मेरे को? ये पीछे ग्लास है मेरे केबिन का, तो ओके अच्छा चलिए। जूम में ना अगर आप देखें वो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। आई थिंक वो जो स्टील की बास है वो बहुत बड़ी लग रही है सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। प्रकाश दीवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, और आप दोनों को एक बार फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं और हैव अ नाइस वीक। कोई खास प्लान? गोवा क्रिसमस विल बी एक्साइटिंग। गोवा जाएंगे अभी तो मुंबई में।
नहीं तो वर्षा गोवा में तो पहुंचते ही क्रिसमस सेलिब्रेट होने लगता है, तो कोई प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ा। चाहे आप वो अप्रैल में भी जाए तो क्रिसमस फील आ ही जाती है। चलिए सर, थैंक यू। नया साल और साथ ही साथ क्रिसमस की और वीकेंड की, इन 3 प्रकार की शुभकामनाएं सर आप दोनों को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इसका जोड़ने के लिए। अच्छा, आशीष कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। आशीष प्लीज आपका व्यू, आई थिंक उस पुट ऑप्शन पे। तो बिल्कुल जैसे आपने सही कहा वीरेंद्र कि ये हेजिंग के पर्सपेक्टिव से रिकमेंडेड है, तो जब तक कोई मार्केट में क्लैरिटी ना आ जाए, रिवर्सल ना आ जाए, तब तक इस पुट को कैरी करना चाहिए, सिर्फ क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम गल जाते हैं काफी टाइम वैल्यू की वजह से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमने स्टॉप लॉस दिया था 40 का, उसको बढ़ा के अब 60 कर लीजिए, 60 के स्टॉप से इसको कैरी कीजिए। बट इसका पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए कि जब तक बाजार में कोई रिवर्सल ना हो तब तक ब्रॉडली इस पुट को आप कैरी करिए, क्योंकि निफ्टी में अब मेरा मानना है जैसे निफ्टी ने 17,800 को भी आज ब्रीच एक बार किया और अभी तो उसके ऊपर चल रहा है, पर इंपॉर्टेंट होगा 17,950 के ऊपर निकलना। तो 17,950 के ऊपर जब तक बाजार ना जाए तब तक एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ अपनी हेजिंग में मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ। और अच्छा, मैं तो पीवीआर के बारे में सोच रहा था, बड़ी मुश्किल से आप देखें अच्छे दिन आ रहे थे और कुछ अच्छा सीरियस कंटेंट था और 1630 पे अगर आप देखें स्टॉक डे लो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। और मैं यहाँ पे साहब से पूछे क्या ये, और मैं इसका अभी इस वक्त जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आशिता, क्योंकि ये अब पूरे CY22 के लगभग 9 मंथ्स का जो बेस है वो वॉइड कर रहा है। एक टेक्निकल पोजीशन लेते हैं पर इस पे। समित, आपका व्यू बिलो 1640, बिलो 1630, आई थिंक ये 7 मार्च के बाद पीवीआर की सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी है। आपका व्यू, आपका टेक्निकल व्यू इस स्टॉक पे? काफी ओके, मैं समित आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज है। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू पीवीआर पर? वीरेंद्र जी देखिए, काउंटर में सेलिंग तो ऑलरेडी चालू है। मुझे लगता है जैसे 1900 का टॉप मारा, 1900 से जो घूमा है, तो अभी सपोर्ट कहाँ बनता है? देखिए, अगर आपको तो यहाँ पे अगर डेली पे देखे तो सब हर लेवल के नीचे ये ट्रेड हो रहा है, तो हर सपोर्ट के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो आपको वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट जो सपोर्ट बनता है वो करीबन है 1580 का पहला, तो इसका 100 वीक्स मूविंग एवरेज है। लेकिन मोटा मोटी लगता है ये 1520 तक जाएगा, इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। अभी ये देखने वाली बात है कि ये सीधा जाएगा, एक बार टेक्निकल रिलीफ रैली देखे जाएगा। लेकिन एक बात तो है वीरेंद्र जी, यहाँ पे जब पीवीआर में पुल बैक आएगा, दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट लॉन्ग, क्योंकि ये करेक्शन और डीप जाएगा। पीवीआर आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डेलो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू पीवीआर पर? किस पे? देखिए, पीवीआर में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खराबी आई, बल्कि अच्छे दिन आने वाले थे। जैसे अभी हर्षदा, वरना मूवी पे बात कीजिए सर। दृश्यम, आपकी मर्जी। आप वहाँ पे स्टूडियो में लोकली भी किसी से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये किस पे आपने किससे कहा था? वही बोल रहे थे, मूवी बताऊं कि स्टॉक बताऊं? चलिए स्टॉक बताइए। देखिए, दृश्यम 2 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अवतार अच्छा रिस्पांस मिला। आने वाले दिनों में पठान और भी कई पिक्चरें आने वाली है, तो लाइनअप कंटेंट का बहुत स्ट्रांग है, न केवल हिंदी में बल्कि रीजनल में भी। अब दिक्कत ये कोविड को लेकर के हो गई, जो कि हमने देखा है कि न केवल होटल स्टॉक्स में, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में भी दबाव आता हुआ। अब ये कोविड का डर कितना फैलेगा, कहाँ तक जाएगा, बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले जो इस तरीका से हम लोगों ने लॉकडाउन वगैरह देखा था, वैसे आता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आती है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि जब रिवर्सल आए या कोविड के जो कोई पॉजिटिव न्यूज यहाँ से निकल कर आने लगे, कोविड पॉजिटिव नहीं, कोविड की न्यूज पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा जंप मिल सकता है। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज्यादा रखते हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्च 23 में इनका मर्जर ऑलमोस्ट होने वाला है, तो वहां पर भी थोड़ी सी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के भी बेनिफिट मिलेंगे। तो गिरावट में किसी की लंबी अवधि का नजरिया हो रख सकते हैं, बट इस वक्त थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है। पीवीआर पिक्चर और कंटेंट मैं दोबारा कह दूं, बहुत लाइनअप बहुत अच्छा है। पीवीआर पे ऐसा मतलब सपोर्टिव स्टेटमेंट्स मैंने पहली बार सुने। पीवीआर वही खरीदते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हो। पहली बार से 17 साल में मैंने सुना ये, पीवीआर वो खरीदे जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हो। पहली बार। चलिए
जनाब अब एक काम करते हैं, हालात तो यही बता रहे हैं ना। जी हाँ, चलिए अब एक बेफिजूल में काम कर लेते हैं। हालांकि आज दिन तो नहीं है, बट काम कर लेते हैं। जरा डाउ फ्यूचर्स का जायजा ले लेते हैं। अब डाउ फ्यूचर्स क्या कर लेगा? आप देखें इस प्राइस डैमेज के बाद डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 22 अंक ऊपर हैं। BTSC ट्रेड लेके हर्षदा, अगर है तो दे सकते हैं। माया जानकारों से कविता, पूछना शुरू प्रकाश जी, आशीष जी, राजेश अग्रवाल जी, अगर आप लोग को कोई कन्विक्शन हो तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करके आप BTSC ट्रेड दे सकते हैं, या फिर STBT जो भी हो। प्रकाश का बस आई थिंक, प्रकाश सर बताइए। या शॉर्ट अगेन, और वो भी बैंकिंग क्षेत्र से PSU, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। वीकनेस है, एग्जॉशन है, वो काफी हद तक ब्लो आउट हो चुका बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है डाउन साइड ओपन है, ट्रेड कर रहा है 169 पर बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉप होगा करीब 174 175 का, बस पॉसिबल है कि लो लेवल आते दिन में 160 तक देख सकते हैं, तो क्वाइट डीप कट पॉसिबल बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या आपकी शॉर्ट कॉल है और आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं करीब करीब 160 का जोन, यानी एग्जैक्टली वो पॉइंट जहां से ये 22 नवंबर को चला था और अपने करियर का मतलब इस दौर का सबसे, अगर आप देखें जो वर्टिकल राइज था, ये इसने 160 से लेकर करीब करीब 195 तक का तय किया था। आशीष, एनी ट्रेड फॉर मंडे मॉर्निंग? मैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जैसे LNT की बात की उसको तो ठीक है, मैं लॉन्ग साइड पे मेंटेन रखूंगा, और पुट्स की भी हमने बात की वो भी कैरी करूंगा एज अ हेजिंग के तौर पर। कोई और इसके अलावा नई ट्रेड से अभी मैं बचना चाहूंगा। सातपुते जी कोई ट्रेड? नहीं हर्षदा जी, मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हुआ, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। 17,800 तक निफ्टी स्पॉट में है। फार्मा में लॉन्ग है, और जो हमने फाइनेंस की बात की है, और देखिए ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स मंदी वाले भी बहुत हो चुके हैं। बैंकिंग में भी शॉर्ट्स है, NBFCs में भी शॉर्ट्स है, मुथूट का शॉर्ट बोला। मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया। मंडे देखते हैं, क्योंकि वैसे भी अगला वीक एक्सपायरी वीक है, तो वो वोलेटिलिटी और इतनी यहाँ से बढ़ती है या फिर थोड़ा कूल ऑफ होता है, वो देखना एक इंटरेस्टिंग होगा। ये तो कोई ट्रेड नहीं। कविता जी आपका भी कुछ दिखा या फिर स्किप करेंगे? नहीं हर्षदा जी, डेफिनेटली अब सैटरडे संडे शांति से बनाएंगे, और मुझे लग रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाना इतनी गिरावट के बाद विल नॉट बी द करेक्ट डिसीजन। मंडे मार्केट को देखने के बाद इन केस सेल ऑन राइज का एक अप्रोच मिलेगा तो वहां पोजीशनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई वुड लाइक टू स्किप राइट नाउ। जी हाँ, इस वक्त खुश वही है जो छुट्टी पे जा रहा है ना? हम भी लेंगे छुट्टी 2023 में, अगले साल। बहुत टाइम हो गया, अगले साल लेंगे 2023 में, है ना? समित है अभी हमारे साथ, डायरेक्टर साहब? अच्छा, नहीं, समित, इनफैक्ट समित का ऑडियो भी खराब हो रहा था। अग्रवाल जी बताइए। मैं वीरू से पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी तो वो केरला जाके आया, और मैं अगले साल की कह रहा हूँ महाराज, अगले साल जाऊंगा। अग्रवाल जी देखिए, एक साल बाद लेंगे अगले साल। एग्रीड। और हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और हर 6 मंथली छुट्टी हो जानी चाहिए। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन। स्टॉक की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि कोटक बैंक को लेके जाना चाहिए। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। कासा 56% है, ROA स्ट्रांग है 2% के आसपास, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो 11-12% के आसपास है। एडवांसेस में बढ़त थी, डिपॉजिट्स में बढ़त थी, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त थी, NIMs एक्सपैंड हुए थे, एसेट क्वालिटी स्टेबल हुई थी। और इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सब्सिडियरी की वैल्यूएशन अपनी जगह है। बहुत ही वेल मैनेज्ड बैंक है जहां पर एसेट क्वालिटी की चिंता उतनी अधिक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये गिरावट का फायदा उठाएं, इसमें खरीदारी करें। जैसे ही बाजार में सुधार होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छा अपसाइड मिलेगा, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए तो इसमें हमारी डिलीवरी कॉल है 2300 रुपए के टारगेट के साथ। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा मौका है, 2300 का टारगेट आगे आएगा जरूर, ये उम्मीद है, और आज मौका भी है तेजी के पोजीशंस लेने का। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का जायजा ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक पेचीदा हफ्ता तो था लेकिन रिटर्न्स पॉजिटिव थे। स्पेशली मुकाबला मेहुल कोठारी, प्रशांत सावंत और अमोल अठवले के बीच हुआ। तो ये देखिए नेक टू नेक मुकाबला। अमोल के इनफैक्ट एक तेजी वाला ट्रेड था, अमोल को उम्मीद थी पुल बैक आएगा लेकिन वो जमा नहीं, लेकिन इस तरह के मार्केट में उनके रिटर्न्स बहुत ही खराब हो सकते थे, हालांकि उन्होंने उसको संभाल लिया, -3% के रिटर्न्स। अब दूसरे स्थान पर आए मेहुल कोठारी, 14.3% के रिटर्न्स, एंड 14.74% के रिटर्न्स प्रशांत सावंत के। तो ये कांटे की टक्कर में प्रशांत आगे बढ़ गए हैं, और आज ही इन्होंने ओवरटेक किया है, वरना मेहुल को ये ट्रेल कर रहे थे।
प्रशांत, कांग्रेचुलेशंस, खिलाड़ी नंबर 1 का खिताब आपके सर पर चढ़ रहा है। ये बताइए अब इंडेक्स पर व्यू क्या लिया जाएगा, और आपके ट्रेड्स में मैं देख रही हूँ JSPL, MCX, बलरामपुर चीनी, अमर राजा, GNFC, ये तो सब तेजी वाले ट्रेड्स का ही कमाल हो गया, और दीपक नाइट्रेट का सेल ट्रेड था। तो गिरते बाजार में तेजी करके पैसा बनाया आपने। जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू। तो ये बहुत ही पेचीदा हफ्ता हुआ, और इनफैक्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड मेरा रहा था वो था अंबुजा सीमेंट में शॉर्ट, जो मैंने 530 पे दिया था। गेम के हिसाब से मैंने 525 पे बुकआउट कर लिया था, बट आज वो ऑलमोस्ट 490 यानी करीबन एक हफ्ते में उसने 6 से 7% के रिटर्न दिए। और दीपक नाइट्रेट का शॉर्ट भी बहुत अच्छे से चला है। ओवरऑल जो व्यू मेरे हफ्ते की शुरुआत में था कि 18,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नेक्स्ट डे एक पुल बैक 18,400 पे आएगा, जहां से हम वीक हो जाएंगे, बिल्कुल वही हुआ है। और अब ये मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में जा चुका है। तो अब मुझे लग रहा है कि जो भी रैली आएगी, और जब भी हम 18,000 18,100 के पास आएंगे, मुझे लग रहा है वहां पे जो भी आपकी पोजीशन स्टक हो वो वहां से प्रॉफिट में आ जाए तो आप एक बार निकल लीजिए, क्योंकि ये जो मूव है ओवरऑल, काफी लोगों का ये राय है कि 2-3 दिनों में बॉटम बनेगा। मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है करीबन 10 से 15 18 जनवरी तक इसी तरह से चलेगा, सेल ऑन राइज कंसोलिडेशन जोन में। ओवरऑल बेयर्स कैप ग्रिप में रहेंगे, और उसी के बाद 18 या 20 जनवरी के बाद जो रिलीफ आना है, या अगर हमें न्यू हाई पे जाना है, वो तभी से डिसाइड होगा। तो फिलहाल बॉटम फिशिंग में कैपिटल, जैसे बोलते हैं कैश इज किंग, तो मेरे हिसाब से अभी के वक्त के लिए कैश विल बी द किंग। और जनवरी के सेकेंड हाफ से मुझे लग रहा है स्थिति बदल जाएगी, और तब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। फिलहाल जिनको शॉर्टिंग का नॉलेज नहीं है वो थोड़ा सा साइडवेज बैठे तो आपका कैपिटल बच सकता है। जिनको शॉर्टिंग की जानकारी नहीं है वो साइडवेज बैठे, कैश में बैठे, ज्यादा बेहतर है। तेजी का कोई ट्रेड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रशांत आप, या नहीं? जी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में जिसे हम एक एक्यूमुलेशन कहते हैं, वो जो छोटे बैंक्स हैं जैसे कि PNB हुआ, IDFC फर्स्ट हुआ, साउथ ने, उसमें रिस्क बेस्ड छोटे छोटे पोजीशन, यानी अगर वहां पे आपको 100 रुपए निवेश करने हैं तो आप फिलहाल 15 रुपए इन्वेस्ट करो और वेट करो, अगर नीचे मिले तो और 15 करो, फिर जब ऊपर आए तब आप बैलेंस करो। इससे आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी और एक कंफर्मेशन के साथ आप कर रहे हैं। ये गलती मत कीजिए कि एक ही लेवल पे पूरे 100 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। तो मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल के लिए नेगेटिव भले ही हो, बट मुझे लग रहा है अगले 1 साल के लिए बहुत अच्छी रैली। और एक हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो प्री इलेक्शन ईयर हमेशा एक अच्छी रैली होती है, वो चाहे 2018 हो या चाहे उसके पहले हो। तो अभी 2023 भी प्री इलेक्शन ईयर होगा, तो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छी रैली हो सकती है। ओवरऑल 5 ट्रिलियन के मार्केट कैप की तरफ हम बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, अभी के लिए छोटे छोटे निवेश कीजिए, ट्रांचेस कीजिए। जी, ट्रांचेस में आप देखिए निवेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, पूरे हफ्ते गेम शो खेलने के लिए और अच्छी रिटर्न्स देने के लिए। अच्छा, एक डिस्क्लोजर देना है, ये सावंत और वो सावंत रिलेटेड नहीं है। अच्छा, क्या डिफरेंस है तो ये बता दीजिए। नहीं, डिफरेंस यही है कि हम अलग अलग परिवार के, कोई रिश्ता नहीं है, बस कॉमन सरनेम है। चलिए, जैसे राजेश सातपुते राजेश अग्रवाल वाला चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रशांत सावंत और हर्षिता सावंत में कंफ्यूज मत होइए। चलिए, एनीवे थैंक यू सर इस गेम शो में खेलने के लिए। अब क्लोजिंग आप वॉल पे या फिर यहीं से करते हैं? करीब करीब 17,824, 41,687 नहीं, वॉल पे जाएंगे और इस दुर्लभ क्लोजिंग को क्रिसमस से 2 दिन पहले लाली वहाँ छाई हुई है जनाब। आइए देखते हैं हर्षिता के साथ वॉल पे आज के इस क्लोज को। हर्षिता, डे लो लिखा था क्या 17,779, तो उसकी तुलना में तो हम थोड़े से ठीक है। हालांकि हाँ, वीरू ने मेंशन किया था 17,810 का लेवल, राइट? वीरू उसके ऊपर ही क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ी बहुत स्थिति बेहतर दिख रही है। पर टेस्ट हुआ। हाँ, टेस्ट तो हुआ। अब देखते हैं यहाँ से आगे संभलता है या फिर बिगड़ता है। फिलहाल आज तो 300 अंकों की गिरावट पर ही इंडेक्स जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक की भी हाल खराब, 732 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली आज। और अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस। मिड कैप इंडेक्स सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मिड कैप में इंट्राडे में 1200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला था, 3.5% की गिरावट पर वो इंडेक्स जाकर टिक रहा है। और स्मॉल कैप्स को भी इसने नीचे खींचा, 4% नीचे। कुछ तेजी वाले ट्रेड्स थे, सुवेन, डीवीज लैब, ये कुछ चले हैं आज खबरों के चलते। सुवेन फार्मा स्पेशली लास्ट आवर में भी खरीदारी होती हुई दिखाई दी। डीवीज देखिए 3640 छूने के बाद
35 पर आकर जाकर 3500 पर जाकर टिकता हुआ। सुवेन फार्मा फटाफट से दिखा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था। आखिरी के 10 मिनटों में स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी इस खबर पर कि एडवेंट शायद लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स में है प्रोमोटर्स का स्टेक खरीदने के लिए 4.5% ऊपर। हीट मैप आपको साफ दिखाई देगा, जो आज मंदी और सिर्फ मंदी की ही पोजीशंस देखने को मिली है। और आप देखिए हुआ क्या है, सुबह में 2 लाइनें थी या तो 1.5 लाइन थी तेजी की। फिर जब हम क्लोजिंग के लिए उतरे थे और वीरू ने नजर डाली थी, तो तब लगभग 1-2 और स्टॉक्स जुड़ रहे थे, 5 स्टॉक्स थे। अब आप सिर्फ 3 स्टॉक्स, और वो भी कोई पॉजिटिव, इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है। वो 3500 पर टिक नहीं पाया डीवीज। सिप्ला भी आप देखिए एकदम सपाट क्लोज होता हुआ। टाइटन में भी जो भी गेन्स मिले वो भी 2500 के नीचे ही ट्रेड देखने को मिला है। तो बहुत ही खराब सत्र आज का। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। हिंडाल्को में हमने देखा प्रेशर, टाटा स्टील, ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स पिटते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई साथ नहीं। उम्मीद थी कि अगर ये संभल जाता थोड़ा सा सपोर्ट मिलता, लेकिन वो 2507 पर आता हुआ अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो आपकी ऑयल कंपनियां हो या फिर ऑटोमोबाइल कंपनियां, मेटल कंपनियां, मंदी और सिर्फ मंदी। तो 17,821 पर, 18 की आदत होगी, 17,821 पर हम जाकर टिके हैं। जी हाँ, तो 18,000 रेंज फाइनली सरेंडर्ड टुडे। आज उसको हमने फाइनली सरेंडर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आई थिंक बाजार का ये भी एक दौर होता है, वो आया है और इसको भी सेलिब्रेट करेंगे। बट याद रखिएगा, जैसे कि प्रशांत ने भी कहा था, फिर आशीष ने कहा, प्रकाश दीवान जी ने कहा, नीरज दीवान जी ने कहा, 100 रुपये हैं तो अभी यहाँ पे सिर्फ 10 या फिर 15 स्टैगर वे में। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। और क्योंकि आशीष तो जा रहे हैं छुट्टी पे, तो हर्षदा के सौजन्य से आएगा मॉर्निंग कॉल। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सप्ताह अंत की, क्रिसमस की आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस। फिर मिलेंगे सोमवार को।